नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। और ईओ और आरओ के लिए स्पेशल सीरीज जो है उसका आगाज हो चुका है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त जाया किए। हम लोग ईओ और आरओ की स्पेशल सीरीज आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आज जो है वो पहला इसका एपिसोड हम लोग कह सकते हैं, पहला इसका एक सेक्शन है। वक्त जाया किए हम लोग डायरेक्ट सेशन पे चलते हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, यहां से लेक्चर की पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना। चैनल को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट बी सब्सक्राइब। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन लाइव है। कल्पना महिला, संदीप शेखावत, अमेजिंग क्विज, धर्मेंद्र बारूपाल, आशीष डांगी, समय प्रजापत। जल्दी से आंसर कीजिए विजय कुमार चौधरी। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का, जल्दी से आंसर कीजिए पहले क्वेश्चन का। बिल्कुल गुड इवनिंग, तहे दिल से मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। कितनी न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है आप लोग को बताना है। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं कि किस किस का करेक्ट आंसर आता है। नगर पालिका के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी निर्धारित की गई है। बी हमारे पास में एक आंसर निकल कर आया है। एक आंसर हमारे पास में बी निकल कर आया है। और भी आंसर आ रहे हैं 13, 99 के कह रहे हैं कि सर 13 है। एक अचीवर, बिल्कुल गुड इवनिंग, विजय कुमार चौधरी का बी आंसर है। संदीप शेखावत का बी है। आशीष डांगी का 13 है, बहुत बढ़िया। नरेंद्र स्वामी, ए के अचीवर, बी आप लोगों का आंसर है, बहुत बढ़िया। देखिए बी जो है वो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की 2009 के अनुसार नगर पालिका में, तो नगर पालिका के अंदर 3 संस्थान जो हैं वो इसके अंदर लागू होते हैं। याद रखिए 3 संस्थान जो हैं वो इसमें लागू किए जाते हैं। सबसे पहला होता है नगर पालिका बोर्ड। क्या होता है? नगर पालिका बोर्ड होता है, ठीक है, जो कि एक संक्रमणशील क्षेत्र कहलाता है। दूसरा हमारे पास में होता है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद होता है, ठीक है, और फिर होता है नगर निगम। अगर इसमें हम लोग सदस्यों की संख्या को देखें तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो निर्धारित कितनी की गई है, वो की गई है 13। बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नगर पालिका बोर्ड को हम लोग संक्रमणशील क्षेत्र जो है वो भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? संक्रमणशील क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। नगर पालिका परिषद जहां पर मध्यम जनसंख्या है वहां पर गठित की जाती है क्या? नगर पालिका परिषद। और जहां पर बड़ा कोई कस्बा है, ठीक है, उसका आकार बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर नगर निगम का जो है वो गठन किया जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि 5 लाख से अधिक की जनसंख्या है तो हम लोग नगर निगम का गठन कर देंगे। तो इनके लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? 13 है। बहुत बढ़िया प्रमोद सैनी, समय, कल्पना। चलिए बहुत बेहतरीन आप लोग आंसर कर रहे हैं। अगले सेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो आप लोग को देखने को मिलेंगे। बताइए, राज्य सरकार के द्वारा विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले कितने सदस्यों का मनोनयन नगर परिषदों में किया जाता है? नगर परिषदों के अंदर कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? बताइए जल्दी से, कितने सदस्यों का मनोनयन जो है वो नगर परिषद के अंदर किया जाता है? आप लोग सेशन को रिफ्रेश कर लेना। अगर आप लोग पीछे चल रहे हैं सेशन के साथ चलिए ताकि आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएं। 12 हमारे पास में एक आंसर आया है, 12। 9999 के 49 के कह रहे हैं कि 6, ठीक है। नरेंद्र स्वामी का है बी, प्रमोद सैनी का है बी, वेरी गुड वेरी गुड। आशीष डांगी 8 है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इजी क्वेश्चन है। आशीष डांगी ने बोला छाप दिया है, बी कह रहे हैं आंसर, बोला 8 सदस्य है, क्या बात है। विजय कुमार चौधरी 8 है। आशीष डांगी बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 सदस्य जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ध्यान रखिए कि नगर परिषद के अंदर जो है वो कितने सदस्यों का मनोनयन है? 8 सदस्यों का मनोनयन है। 6 सदस्य कहां पर है? नगर पालिका बोर्ड के अंदर है, ठीक है।
8 सदस्य नगर पालिका परिषद के अंदर है और नगर निगम में 12 सदस्य जो है वो नगर निगम के अंदर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये पहले नहीं था, रिसेंटली जो है 2021 के संशोधन के साथ जुड़ा है। याद रखना 2021 में संशोधन हुआ है, 2021 में संशोधन हुआ है। और उसी संशोधन यानी कि अब अगर ये पूछा जाए कि कौन सी धारा के अंदर संशोधन हुआ, तो आप लोग कहेंगे कि धारा 6 जो है इसके अंदर संशोधन किया गया 2021 के अंदर, और उसके तहत ये सदस्य जो हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं। नगर निगम के अंदर 12, नगर परिषद में 8, नगर पालिका बोर्ड के अंदर 6। लेकिन ध्यान रखिए, ये सदस्य संख्या जो है वो निर्धारित की जाती है, या तो ये होगी या फिर कहते हैं कि नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों का 10%। तो 10% को एक बार के लिए रहने दीजिए, है ना। वैसे तो क्या होता है कि 6, 8, 12 सदस्य मनोनीत कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर दूसरा प्रावधान भी किया गया है कि नगर पालिका में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से 10% सदस्य जो हैं वो अलग कर लिए जाते हैं, उनका मनोनयन कर दिया जाता है। तो जो भी इसमें कम होता है वो इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग धारा 6 की बात करें तो धारा 6 में क्या लिखा हुआ है? धारा 6 में लिखा हुआ है नगर पालिका संरचना। याद रखिए, धारा 6 के अंदर जो लिखा हुआ है वो है नगर पालिका संरचना के बारे में लिखा हुआ है, और नगर पालिका की संरचना किस प्रकार से होगी ये हमने ऊपर बता दिया है, ठीक है। और संरचना के अंदर ध्यान रखिए कि जब भी चुनाव होंगे तो वो चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, हमेशा डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए जाएंगे, और सदस्यों की संख्या 13 से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन। चलिए, आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मेरे लिए काफी है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 में उल्लेख किस चीज का किया गया है? बताइए, किस चीज का उल्लेख जो है वो धारा 11 के अंदर किया गया है? बताइए जल्दी से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? हाँ, पहले 6 थे, अब 8 कर दिए गए। वेरी गुड। अच्छा, 10 वाला समझाएं। देखिए, दो प्रावधान किए गए हैं, दो प्रावधान किए गए हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें नगर परिषद की, तो मैंने आपको 8 सदस्य बताए, या तो 8 सदस्य या फिर नगर पालिका के अंदर जो सदस्य हैं उनका 10% निकाल लो, उतने सदस्य मनोनीत की जाएंगे। मान लेते हैं कि नगर पालिका के अंदर सदस्य की संख्या कितनी है? कुल 80 है, या 90 मान लेते हैं। कुल सदस्य कितने हैं? वार्डों के अनुसार होंगे। 90 सदस्य हैं नगर पालिका नगर परिषद के अंदर, उसका 10% कितना हो जाएगा? 9। तो वहां पर 9 निकला, और यहाँ पे सदस्य है 8। जो भी कम सदस्य हमको मिलेंगे वो हम लोग चुन लेंगे। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि ये जो संख्या दी हुई है इसी का चुनाव जो है वो कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, धारा 11 के अंदर उल्लेख किसका किया गया है? लोकेश गर्ग, ऑफिशियल चैनल कल्पना महिला, वैभव आर्ट, आशीष डांगी। रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी इस बेहतरीन सेशन के साथ में। ए, आप लोग कह रहे हैं कि नगर पालिका के लिए निर्वाचन, नगर पालिका के लिए निर्वाचन जो है वो किया गया है धारा 11 के अंदर। बाई ऑफिशियल चैनल कह रहे हैं कि ए है नरेंद्र स्वामी, ठीक है, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं कि धारा 11 के अंदर क्या है। वैसे तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि नगर पालिका के लिए निर्वाचन जो है उसका उल्लेख कहां पर किया गया है? धारा 11 के अंदर किया गया है, ठीक है। और वहां पर यह भी लिखा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसके कार्य क्या क्या होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का उल्लेख अगर पूछा जाए तो वो भी आप लोगों को कहां पर करने हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का उल्लेख धारा 11 के अंदर ही करने हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि निर्वाचन करना है, तो ये निर्वाचन जो है वो 6 माह के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। नगर पालिका के लिए जो भी निर्वाचन होते हैं वो 6 माह के अंदर अंदर जो है वो हो जाने चाहिए। अब ये जब मान लीजिए उपचुनाव हो रहे हैं, कोई पद खाली हुआ है, तो 6 माह में उसका चुनाव कर लेंगे। लेकिन विधानसभा के जो चुनाव हैं वो नजदीक आ चुके हैं, तो क्या करेंगे? 6 माह से अवधि की कम है, तो क्या करेंगे? विधानसभा के जो चुनाव हैं उनके साथ में ही इनके इलेक्शंस जो हैं वो करवा लिए जाते हैं। एक बात और याद रखिए कि जो भी उपचुनाव होते हैं उस पर जो भी सदस्य आकर बैठेगा वो केवल उतने समय के लिए आके बैठेगा जितना कार्यकाल अभी बचा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि नगर पालिका का वार्डों में विभाजन, नगर पालिका का वार्डों में विभाजन, तो ये धारा कौन सी है? यह है धारा 9। ये कौन सी है? धारा 9। और अगर हम लोग पदावधि की बात करें तो पदावधि के लिए धारा कौन सी आती है? धारा 7 आती है, ठीक है। धारा जो है वो 7 यहां पर पड़ी जाती है। और अभी नगर पालिका की संरचना जो है वो तो हम लोगों ने रिसेंटली की ही है, ठीक है। बोलिए, कोई समस्या?
कोई भी समस्या हो तो बताइए। अभी नगर पालिका की संरचना हम लोगों ने की है, धारा 6 के अंदर अभी हम लोगों ने कर ली है, तो धीरे धीरे धाराएं आप लोग को याद होने लगेंगी। ठीक है, नगर पालिका के लिए निर्वाचन धारा 11 के अंदर, नगर पालिका का वार्डों में विभाजन धारा 9 में, पदावधि धारा 7 में, नगर पालिका की संरचना धारा 6 के अंदर जो है वो उल्लेखित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। अब चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन अगला आ चुका है आप लोगों के सामने। विजय कुमार चौधरी, वेरी गुड। संदीप शेखावत कह रहे कि सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। चलिए बताइए। विजय कुमार चौधरी, प्रमोद सैनी, धारा 11 के अधीन, धारा 31 के अधीन, धारा 31 के अधीन निर्वाचन याचिका 1 माह के भीतर किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? निर्वाचन याचिका मतलब मान लीजिए अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, सदस्यों का निर्वाचन हुआ है, आपको समस्या है, तो आप क्या करेंगे? याचिका लगाएंगे। 1 माह के भीतर भीतर जो है वो कहां पर याचिका लगाई जाती है? बाई ऑफिशियल चैनल, बी आपका आंसर है। जिला न्यायालय, आशीष डांगी, बी, बहुत बढ़िया। नरेंद्र स्वामी, बी आपका आंसर है। संदीप शेखावत, बी आपका आंसर है, बाई ऑफिशियल चैनल। ठीक है, धड़ाधड़ बाई ऑफिशियल चैनल मतलब थक ही नहीं रहा है, चलने दो वाला गाड़ी है ना, चलने दो गाड़ी, चलने दो गाड़ी। आशीष डांगी के भी जो है वो उंगलियों में दर्द नहीं कर रहा, बोला चलने दो आज तो, है ना। बहुत दिनों बाद जो है वो मौका मिला है ना। काफी दिनों से थियोरेटिकल की क्लासेस चल रही थी, अब जाकर जो है वो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बी आप लोग का आंसर है, बहुत बढ़िया। और कोई है? वैभव आर्ट, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे लोकेश गर्ग कह रहे हैं कि आप ऐसे ही ऑनलाइन क्लास करवा दिया करो, बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, बहुत अच्छा। अनुपम श्रीकांत, बी आपका आंसर है। द माइंड पूल, बी, ठीक है, ठीक है, श्रीकांत का बी है, ओके, वेरी गुड। बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी कोई निर्वाचन याचिका होती है तो जो जिला न्यायाधीश हैं, याद रखिए, जो जिला न्यायाधीश हैं उनके समक्ष जो है वो याचिका प्रस्तुत की जाती है। अब ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि धारा 31 के अधीन निर्वाचन याचिका जिला न्यायालय के समक्ष कितने समय में प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो 1 माह के समय के अंदर अंदर जो है वो प्रस्तुत की जानी चाहिए। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश जो हैं उनके समक्ष ही याचिका प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, नहीं, बी और सी नहीं होंगे। उच्च न्यायालय, देखिए, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर जो जिला न्यायालय ने फैसला दिया है उससे आप असंतुष्ट हैं तो फिर आप उच्च न्यायालय के अंदर जो है वो जा सकते हैं, लेकिन पहली बार जो है वो जिला न्यायालय के समक्ष जो है वो प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, चलिए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन अगला देखिए, 5वां, नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कितने समय तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है? अगर मान लीजिए कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, वो कितने समय तक अनुपस्थित रहते हैं बैठकों के अंदर तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आज मैंने क्वेश्चन थोड़े इजी लिए हैं, कल से थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो हम लोग लेकर चलेंगे। अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं क्या मेहरबानी होगी, मतलब किसके लिए? लोक प्रशासन वाले टॉपिक, उसके नोट सेंड कर दीजिए। ठीक है, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है। ठीक है, और राजस्थान बोर्ड भी पब्लिश करता है, तो आप वो एनसीईआरटी प्रीफर कर सकते हैं। सेम सिलेबस आपको मिलेगा आरएस मेंस के अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब देखिए इस बार आया मजा, है ना। अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं 60 दिन, बाई ऑफिशियल चैनल बी, यानी कि 60 दिन। ठीक है, ठीक है। नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कितने समय तक अनुपस्थित रहते हैं जिसके कारण उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाती है? इस बार कह रहे हैं कि ऊंट जो है वो आया है पहाड़ के नीचे। ऊंट इस बार जो है वो पहाड़ के नीचे आया है। बहुत दिन हो गए थे, है ना, थियोरेटिकल पढ़ाते पढ़ाते, बोला अब थियोरेटिकल तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ में अब जो है वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस आप लोगों से करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग कह रहे हैं कि 60 दिन, है ना, 60 दिन जो है वो आप सभी का आंसर 60 दिन आ रहा है। एक व्यक्ति जो है वैभव आर्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर की तरफ अब हम लोग बढ़ जाते हैं। आंसर की तरफ अब हम लोग बढ़ जाते हैं।
ठीक है, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 30 दिन के लिए। 30 दिन तक अगर कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उसको अपने पद से जो है वो हटना पड़ेगा, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आप लोग जो आंसर कर रहे हैं भी वो नहीं होगा। यहां पर जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 60 दिन, है ना। 60 दिन जो है, सॉरी 30 दिन जो है वो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, जब हम लोग धारा 43 पढ़ते हैं, धारा 43 को पढ़ा जाता है, धारा 43 जो है जब पढ़ा जाता है, धारा 43 को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक नगर पालिका के लिए, प्रत्येक नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के लिए एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। वहां पर आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे कि जो नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो 30 दिन तक अगर अनुपस्थित रहते हैं, वैसे तो एक माह लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, 30 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाती है धारा 43 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अनुसार, धारा 51 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होना आवश्यक है। जो भी नगर पालिका होती है उसमें धारा 51 के अकॉर्डिंग एक कैलेंडर वर्ष में जो है वो कितनी बैठकों का प्रावधान जो है वो किया गया है, कितनी बैठकों का प्रावधान किया गया है। जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग रोजाना अटेंड करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो है वो यहां से हो सकती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोग की यहां से हो सकती है। मेरा सही है सर, लोकेश गर्ग कह रहे हैं कि मेरा सही है, वेरी गुड। 9K कह रहे हैं कि छह बैठक। अच्छा, वैभव आर्ट का बी आंसर है। संदीप सिंह, विजय कुमार चौधरी, वेरी गुड वेरी गुड। आशीष डांगी, संदीप शेखावत, प्रमोद सैनी, नरेंद्र स्वामी, अनुपम श्रीकांत, 6 आपका आंसर है, सबका बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 6 बैठकें जो है वो एक कैलेंडर वर्ष के अंदर, कैलेंडर वर्ष मतलब एक कैलेंडर वर्ष वो होता है, चाहे आप 1 मार्च से शुरू करेंगे तो 28 फरवरी तक चलेगा, ठीक है, मतलब वो राउंड के अंदर घूमेगा। एक कैलेंडर वर्ष जैसे 1 जनवरी से शुरू करेंगे, 31 दिसंबर को वो समाप्त होगा, या फिर मान लीजिए कि 1 अप्रैल से उसको शुरू करेंगे तो फिर वो मार्च, है ना, 31 मार्च तक समाप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक कैलेंडर वर्ष या 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। तो इसके अंदर टोटल 6 बैठकें जो हैं वो होना जरूरी है, 6 बैठक जो है वो होना जरूरी है। बिल्कुल विजय कुमार चौधरी, 6 बैठक जो है वो होना जरूरी है। लेकिन एक चीज और लिखी हुई है कि 60 दिन में एक बार बैठक होना अनिवार्य है, 60 दिन में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। तो हम लोग देखें तो 12 महीने में, है ना, ये तो कितना हो गया, मतलब 2 महीने में एक बार बैठक हो गई, 2 महीने में एक बार बैठक हो गई, ठीक है। तो 12 महीने में कितनी बार बैठक होगी, 6 बार बैठक होगी, बोलिए, ठीक है। चलिए, इतना आप लोग को याद होगा। धारा 51 के बारे में, धारा 51 में लिखा हुआ है क्या कि नगर पालिका बैठकों के बारे में उपबंध, एक कैलेंडर वर्ष में 6 बैठकें आयोजित की जाती हैं, मतलब 60 दिन में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। तो फिर 12 महीने में हो जाएगी कुल 6 बैठकें एक कैलेंडर वर्ष के अंदर, बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए उसके अंदर जो है और भी प्रावधान है, जैसे विशेष बैठक का आयोजन करवाना, विशेष बैठक का आयोजन करवाना जो है उसका प्रावधान भी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ अच्छा, डोंट कॉपी पेस्ट एक आंसर करो, ये भी बात ठीक है, एक आंसर करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है। ये धारा जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, बताइएगा इसको। बताइए, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख जो है वो किस धारा के अंतर्गत किया गया है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है। वैसे इजी है, मैंने कई बार जो है आपको रिवाइज करवाया है ना, कई बार जो है मैंने आप लोगों को रिवाइज भी करवाया है क्लास के अंदर कि भाई ये याद कर लो, ये कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से। बताइए, 9K कह रहे हैं 76, प्रमोद सैनी का बी आंसर है, वैभव आर्ट का बी है, संदीप सिंह का बी है, आशीष डांगी का बी है, ठीक है, वेरी गुड। क्या आंसर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब पढ़ते तो हैं आप लोग, जो नोट्स आप लोग को दिए हैं उनको आप लोग पढ़ तो रहे हैं। तो धारा 76 जो है, संदीप शेखावत बिल्कुल ठीक है आपका, धारा 76 आप लोग को याद रखनी है। नरेंद्र स्वामी, वेरी गुड। देखिए
क्या है कि धारा 76 के अंदर राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 आई में पंचायती राज के लिए और 243 वाई में नगर पालिका के लिए संविधान के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लोग इसके आगे और पढ़ते हैं तो फिर वहां पर पढ़ी जाती है धारा 76, जिसमें नगर पालिका के दो कार्यों का उल्लेख, ये राज्य वित्त आयोग के दो कार्यों का जो है वो उल्लेख किया गया है। तो आप लोग ये जो धारा है, धारा 76, इसको जरूर रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिए, दो कार्य कौन कौन से हैं और उनको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए 8वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोग का ज्यादा समय जाया ना हो और आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। 8वां क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका का बजट प्राक्कलन, यानी कि बजट प्राक्कलन को हम लोग कहते हैं एस्टीमेट, याद रखिए क्या कहते हैं, एस्टीमेट जो है वो कहा जाता है। तो एस्टीमेट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, नगर पालिका का बजट प्राक्कलन किसके द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है, जल्दी से आंसर करो भाई। समय प्रजापत, लोकेश गर्ग, संदीप सिंह, अनुपम श्रीकांत, विजय कुमार चौधरी, नवल कुमार बैरवा। बिल्कुल गुड इवनिंग, 8 बजे आना है आप सभी विद्यार्थियों को रोजाना, ठीक है। मतलब जो विद्यार्थी अभी देख रहे हैं उनकी तैयारी वाकई में अच्छी है, आप सभी लोग जो है वो करेक्ट आंसर कर रहे हैं। नरेंद्र स्वामी, ए किसी ने आंसर दिया है राज्य वित्त आयोग। वैभव आर्ट कह रहे हैं कि सर सी आंसर है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अच्छा यहाँ पे अधिकारी आएगा, अच्छा अधिकारी नीचे आ गया है, ठीक है। इस अधिकारी को यहां से हटाइए और इस अधिकारी को यहां पर बैठा दीजिए। बोला तेरा ट्रांसफर जो है वो हो चुका है, ठीक है, ट्रांसफर हो चुका है। तो पहला ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, दूसरा है नगर पालिका अध्यक्ष, तीसरा है मुख्य नगर पालिका अधिकारी और चौथा है जिला योजना समिति, ठीक है। सी आप लोग कह रहे हैं, वेरी गुड, मतलब तैयारी तो है आप लोगों की, नोट्स तो पढ़ रखे हैं, रट डाले हैं। चलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो बजट का प्राक्कलन हमेशा तैयार करता है। अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी, हाँ बिल्कुल 8 बजे आपको डेली आना है, ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे। बजट प्राक्कलन मतलब कितना बजट इस वर्ष में खर्च होने वाला है, किन किन योजनाओं पर, किन किन संसाधनों पर वो खर्च होने वाला है, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो कौन देगा, वो देगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पूरा एस्टिमेट वो तैयार करेगा। हो जाएगा इतना क्वेश्चन, बिल्कुल टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए आ रही है और 8 अक्टूबर को आप लोग तैयार हो जाना। 1 से लेकर 50 धारा तक का आपको टेस्ट सीरीज जो है वो टेस्ट देना है ना, मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बजट का प्रस्तुतिकरण किस तारीख से पहले हो जाना चाहिए। वेरी गुड, क्या एक क्वेश्चन बनाया है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और जो पहले वाला पेपर आया हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर, जो है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बजट के प्रस्तुतिकरण की बात करें तो बजट का प्रस्तुतिकरण जो है वो कब तक हो जाना चाहिए बताइए भाई। ये क्वेश्चन तो इजी दे दिया आपको, बजट का प्रस्तुतिकरण जो है वो कब तक हो जाना चाहिए, आंसर दे दो, ठीक है। आंसर आना शुरू हो रहे हैं। अनुपम कह रहे हैं कि ए 15 जनवरी से पहले, ये प्रस्तुतिकरण की बात है ना। नरेंद्र स्वामी, विजय कुमार चौधरी सी कह रहे हैं 31 जनवरी से पहले। वैभव 8 कह रहे हैं कि सी है आंसर। संदीप सिंह का सी है 15 जनवरी से पहले। विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं कि 15 जनवरी से पहले। अच्छा ये केवल बजट का प्रस्तुतिकरण है। अच्छा ऊपर दिया है आंसर सी 31 जनवरी से पहले, बाद में कह दिया है 15 जनवरी से पहले। विजय कुमार, संदीप शेखावत सी, लोकेश गर्ग सी 31 जनवरी से पहले, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बजट जो है इसका प्रस्तुतिकरण 31 जनवरी से पहले पहले हो जाना चाहिए। अब इस चीज को हम लोग कैसे याद करें, देखिए आप लोगों ने धारा 87, धारा 87 जो है उसको पढ़ा होगा। धारा 87 क्या कहती है कि नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना, क्या तैयार करना, नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना, बजट प्राक्कलन तैयार करना। ये कहां पे लिखा हुआ है, धारा 87 के अंदर लिखा हुआ है।
अब देखिए, बजट प्राक्कलन तैयार कब होगा? वो होगा 15 जनवरी से पहले पहले। कब होगा? 15 जनवरी से पहले होगा। ये तैयार होने की बात है, ठीक है। जब प्रस्तुतिकरण की बात आएगी तो फिर 31 जनवरी से पहले पहले जो है वो प्रस्तुत हो जाना चाहिए, ठीक है। और जब बजट पारित की बात आए तो 15 फरवरी, याद कर लो ना इन सबको, है ना। 15 फरवरी सबको याद करना है। सुनिए, वापस सुनिए, बजट कब तक तैयार हो जाना चाहिए? 15 जनवरी तक। बजट कब तक प्रस्तुत हो जाना चाहिए? 31 जनवरी तक। और बजट कब तक पारित हो जाना चाहिए? 15 फरवरी तक। इस तरीके से 3 डेट आपको याद रखनी है, तैयार, प्रस्तुत और पारित। 15 जनवरी, 31 जनवरी और 15 फरवरी। बोलिए, धारा 87 के अंदर जो है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। आशीष, तबे ठीक है। आशीष डांगी कह रहे हैं 15 फरवरी होगा, नहीं, ये केवल प्रस्तुतिकरण है भाई। 15 जनवरी से पहले नगर पालिका अधिकारी उसको तैयार करेगा और 31 जनवरी से पहले इसका अध्यक्ष के द्वारा पेश किया जाएगा। लोकेश गर्ग, वेरी गुड, ठीक है। नहीं, 15 फरवरी नहीं होगा। 15 फरवरी जो है वो पारित होने की डेट है, यहां पर केवल प्रस्तुतिकरण है। आगे देखिए, धारा 102 में उल्लेखित बाध्यकारी करों में कौन सा कर शामिल नहीं है? कौन सा कर जो है वो शामिल नहीं है, बताइए। देखिए क्या है, अब तक जो हमने पढ़ा है उससे रैंडमली हम लोग 10 क्वेश्चन बनाएंगे और आपसे पूछेंगे। रोजाना आप 8 बजे जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी और उसके अंदर 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो 10-10 भी सॉल्व करेंगे तो महीने में 300 क्वेश्चन होते हैं। और ऊपर से आपके लिए टेस्ट सीरीज तो आ ही रही है, टेस्ट सीरीज तो आ रही है, वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। छोड़ना नहीं है। इस वैकेंसी के अंदर से एक पद जो है वो निकाल लेना है चुपके से, बिना बताएं। कहते ना, छाने छाने निकाल लो, है ना। तो छाने छाने हम लोग तैयारी करेंगे, किसी को पता नहीं लगने देंगे, है ना। मामा पूछे, चाचा पूछे, पूछते रहने दो। कोई पूछे काई कर रहे हो भाया, बोला छोड़ दी है तैयारी, है ना। बोलो अब मां की बस की बात कौन है ना। और फिर घर पे आके इतना पढ़ो कि जब सिलेक्शन हो जाए तो आपका सिलेक्शन जो है सफलता वो शोर मचाए। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जो बाध्यकारी कर है उनका उल्लेख कहां पर किया गया है? धारा 102 में बाध्यकारी करों का उल्लेख किया गया है, ये तो आपको पता है। इसमें कौन सा कर जो है वो शामिल नहीं है? वेरी गुड आशीष डांगी। अनुपम श्रीकांत, अनुपम श्रीकांत मतलब बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सब क्वेश्चन का आंसर ठीक कर रहे हैं। नरेंद्र स्वामी आपके भी ठीक आ रहे हैं। प्रमोद सैनी, आशीष डांगी, विजय कुमार चौधरी, 9K, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोगों के आंसर जो हैं वो बहुत अच्छे से आ रहे हैं। अधिकतर विद्यार्थी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल डी ही करेक्ट आंसर होगा। मनोरंजन कर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। बाध्यकारी करों में भूमि व भवन कर शामिल है, ठीक है। प्रदूषण कर जो है वो शामिल है। व्यापार व रोजगार पर कर जो है वो अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। ये कैसे लगाए जाएंगे? अनिवार्य रूप से ये सारे कर लगाए जाएंगे। लेकिन अगर मनोरंजन पे कर लगाना है तो ये बाध्यकारी नहीं है, ये स्वेच्छा कर है। अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसका उल्लेख धारा 103 में किया गया है। कहां पर किया गया है? 103 के अंदर जो है वो इसका उल्लेख किया गया है। खुशीराम बैरवा, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं, मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हैं। आप उनको अच्छे से याद कर लेंगे, उनको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की, पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ पूरी दुनिया रही है। बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो वो कब कर पाएंगे? जब आपके नोट्स सिंप्लीफाई होंगे, तब आप लोग जो है वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अरे मेरी कृपा नहीं है, ऐसे तो नोट्स मार्केट में खूब है। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है इसलिए आप लोग को याद है। अच्छे से नहीं पढ़ते तो नहीं कर पाते आंसर, है ना, ठीक है। तो देखिए टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक कुछ भी नहीं रहेगा। जो भी हमने अब तक पढ़ लिया है नगर पालिका अधिनियम में, वहां से रैंडमली 10 क्वेश्चन उठाए जाएंगे और आपकी तैयारी का परीक्षण किया जाएगा। सर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, व्हाट्सएप ग्रुप बना दो प्लीज। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, जो भी उसमें ऐड होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है RS बाबा के नाम से। जो भी उसमें ऐड होना चाहते हैं वो मुझे जो है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको ऐड कर लूंगा। 9887142326 पर आप लोग मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो ऐड कर लूंगा। यहां पर आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है।
पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन फटाफट करेंगे रफ्तार के साथ में। नगर पालिका निधि के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, गलत कथन जो है वो आप लोगों को छांटना है। बताइए कौन सा कथन जो है वो गलत है। एसएस मीणा, संदीप सिंह, वैभव आर्ट, विजय कुमार चौधरी, जल्दी से बता दीजिए कि नगर पालिका निधि के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, इस निधि में वसूल करने योग्य समस्त धन या वसूल किया गया समस्त धन जो है वो जमा किया जाता है। दूसरा है, नगर पालिका की समस्त वाणिज्यिक परियोजनाओं का खर्च इसी निधि से किया जाता है। तीसरा है, नगर पालिका निधि का उल्लेख धारा 79 में किया गया है। नगर पालिका निधि में से धन अवशेष की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं और बड़े जबरदस्त क्वेश्चन करने हैं। बताइए, आंसर आ जाना चाहिए। संदीप सिंह कह रहे हैं कि सर डी आंसर है। संदीप सिंह कह रहे हैं कि सर इसका जो है वो डी करेक्ट आंसर है। जल्दी से आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जिन भी विद्यार्थियों ने सेशन को शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दीजिए। डी हमारे पास में एक विद्यार्थी का अभी आंसर आया है और विद्यार्थी जो है वो खामोश बैठे हैं, लगता है गब्बर को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। वैभव आर्ट का डी है, एसएस मीणा का डी आंसर आया है। बिल्कुल डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी जो है ये करेक्ट आंसर है। बेसिकली देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे करेंगे। सर आर्ट एंड कल्चर की भी क्लास लीजिए। अरे भाई कितनी क्लास कराओगे, है ना, नहीं तो सुबह से शाम तक जो है वो मेरी आंखें जो है वो बाहर आ जाएंगी, है ना। कितनी क्लास करवाओगे भाई। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज आ रही है, बड़ी जबरदस्त आ रही है, बहुत शानदार। एक एक टॉपिक उसमें कवर हो रहा है। टॉपिक वाइज टेस्ट 35 टेस्ट उसमें अपलोड हो रहे हैं और 35 टेस्ट के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे तो आपका पूरा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाएगा। देखिए नगर पालिका निधि की बात करें तो धारा 79 के अंदर उल्लेख किया गया है, ये तो बात क्लियर होगी। नगर पालिका निधि में पैसा कहां से आता है, जो भी टैक्स लगाया जाता है, जो कर लगाया जाता है वो जो है वो इसमें आकर जमा होता है। ठीक है, अच्छा। फिर नगर पालिका की समस्त वाणिज्यिक जो कमर्शियल परियोजनाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही है, उनसे उनका जो खर्च है वो इसी निधि से जो है वो लिया जाता है। ये भी कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। नगर पालिका निधि का उल्लेख धारा 79 के अंदर किया गया है, ये कथन बिल्कुल सही है। जबकि डी कथन जो है ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल का इसमें कहीं भी जो है वो कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। बेसिकली नगर पालिका निधि पर जो अधिकार है, मतलब जो हम लोग कहते हैं कि किसका अधिकार होता है, तो नगर पालिका निधि पर वैसे तो राज्य सरकार का अधिकार होता है। राज्य सरकार की अनुमति से नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं वो यहां से क्या करते हैं, धन को निष्कासित करते हैं। लेकिन राज्यपाल की इसमें कोई भी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, यहां से आपने एक बात सीखी कि धारा 79 के अंदर नगर पालिका निधि का उल्लेख है। हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट, वीएस प्रभात, एसएस मीणा, डी आपका आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। गंदी बस्तियां होती हैं, गंदी बस्तियों के कल्याण के लिए नगर पालिका वार्षिक बजट अनुदान में न्यूनतम 25% की राशि आवंटित करती है। यह किस निधि में जमा की जाती है। ये जो निधि बनाई गई है बेसिकली इसके लिए इसका नाम जो है वो क्या निर्धारित किया गया है। आप लोग को ये तो पता लग ही गया होगा कि 9 अक्टूबर को आपका पहला टेस्ट लगने जा रहा है इस संडे को, और टॉपिक है नगर पालिका का गठन। मैं लिख देता हूं, नगर पालिका का गठन और शासन। नगर पालिका का गठन और शासन जो है ये टॉपिक, प्लस स्वच्छ भारत मिशन, है ना। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये आपका टॉपिक रहने वाला है पहले टेस्ट में, जो कि 9 अक्टूबर को होने जा रहा है। तैयार हो जाइए इस टेस्ट के लिए, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम सिंह राजपुरोहित, प्रमोद सैनी, आप लोग कह रहे हैं कि पहला आंसर है आधारभूत सेवा निधि। वीएस प्रभात, बिल्कुल गुड इवनिंग। नरेंद्र स्वामी, सी आपका आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आधारभूत सेवा निधि जो है वो बनाई जाती है किसके लिए, जो भी गंदी बस्तियां हैं उनके अच्छे प्रबंधन के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए न्यूनतम 50% राशि बजट के अंदर निर्धारित की जाती है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि बजट के अंदर कितनी प्रतिशत राशि जो है वो निर्धारित की जाती है, तो वो है 25% राशि निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये न्यूनतम है, इसे ज्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस निधि का नाम क्या है, आधारभूत सेवा निधि। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इस निधि में से जो पैसा खर्च होता है अगर वो बच जाता है तो वो लैप्स नहीं होगा, अगली
जो योजना है, अगला जो वर्ष है उसके अंदर वो एड ऑन हो जाता है। जैसे आपका एयरटेल का रिचार्ज होता है, अगर आपने 2 GB या 5 GB नेट काम में नहीं लिया है तो वो अगले मंथ में जो है उसके साथ में एड ऑन हो जाता है। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा? आधारभूत सेवा निधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले हम लोग आगे। चलिए, 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नगर पालिका का आंतरिक राजस्व का स्रोत नहीं है? बताइए, कौन सा जो है वो आंतरिक राजस्व का स्रोत नहीं है? चलिए जल्दी से आंसर आने दीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आने दीजिए। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। ये क्वेश्चन जो बनाए गए हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था उसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम जो है वो आगे लगने वाला है। अगर आप लोग ढंग से पढ़ रहे हैं, नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए थे कि वहां से आप लोग नोट्स को पढ़ लेना। पीडीएफ नोट्स पिन कर दिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से डाउनलोड करके पढ़िए, उनको प्रैक्टिस कीजिए और उनको ज्यादा रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो घबराइए मत, पढ़िए नोट्स को। आप लोगों के लिए इजी फॉर्मेट में मैंने अवेलेबल करवाए हैं ताकि आप लोग अच्छे से ग्रैप अप कर पाएं और अपना आउटपुट दे पाएं। विजय कुमार चौधरी का पहला आंसर आया है, कह रहे हैं कि सर डी आंसर है कि नगर पालिका के द्वारा विशेष योजना में खर्च किया गया धन। चलिए बताइए, और कोई आप में से व्यक्ति जो अपनी मानसिक क्षमता यानी कि मानसिक योग्यता को दिखाते हुए इसमें से आंसर ना आते हुए भी फाइंड आउट कर सकता है? वैभव आर्ट, नरेंद्र स्वामी, डी आप लोगों का आंसर है। संदीप सिंह, आपका भी डी आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ही होगा कि देखिए यहां पर बेसिकली खर्च की ही तो बात की जा रही है, लेकिन क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आंतरिक राजस्व का स्रोत लिखा हुआ है, तो स्रोत के अंदर इनकमिंग जो जितना भी है उसको काउंट कर लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। तो ये 3 जो हैं टैक्स, ये भी इनकमिंग में आएगा। ठीक है, नागरिकों को जो सेवाएं दी जाती है उसके बदले जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो भी काउंट हो जाएगा। फिर जो फीस है, जुर्माना है, वो भी काउंट हो जाएगा। लेकिन खर्च जो है वो तो स्रोत नहीं है, वो तो कोई इनकम का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर अब कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा, ओनली ऑडियो सुन के ही ड्यूटी जाना है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य हमेशा प्रधान होता है। वेरी गुड। वीएस प्रभात, प्रमोद सैनी, एसएस मीना। चलिए डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? अच्छा देखिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास में बहुत कुछ है डिफाइन करने के लिए, है ना। जैसे नगर पालिका निधि जो है उसका उल्लेख 79 के अंदर किया गया है। जब उसी को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो वहीं पे जो है वो आपको इसके बारे में और भी पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग कहें कि नगर पालिका के अंदर जो पैसा आता है वो टैक्स से आता है, फीस है, जुर्माना है, वहां से जो है वो पूरा पैसा वसूल किया जाता है। ये क्या हो जाएंगे? ये इसके स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, बताइए कोई समस्या इसके अंदर? ठीक है, अच्छा ये जो है वो कौन सी धारा के अंदर लिखा हुआ है? अगर धारा की बात करें तो आप लोग 101 धारा को उठाइएगा, उस 101 धारा को पढ़ लीजिए। 101 धारा जो है उसको पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है राजस्व प्राप्ति के स्रोत। तो राजस्व प्राप्ति के स्रोत के अंदर ये 3 पॉइंट काउंट किए हुए हैं, चौथा पॉइंट उसमें नहीं मिलेगा। बढ़े आगे, चलिए चौथा देखिए, कर अधिरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है? जल्दी से आंसर कर दीजिए संदीप सिंह। कर अधिरोपण की प्रक्रिया बताइए, कर अधिरोपण की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कहां पर किया गया है? कर अधिरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख बताइए, कौन सी धारा है जहां पर इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? वीएस प्रभात, संदीप सिंह, वैभव आर्ट का आंसर आया है कि सर बी है इसका आंसर, 108। अच्छा और बताइए, देखिए कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अगर आपको आता है रियलिटी के अंदर तो आप आंसर करिए, नहीं तो आप लोग स्किप कर सकते हैं कि नहीं सर मुझे नहीं आता है, बता दीजिए, इस तरीके से भी। नरेंद्र स्वामी, बी आंसर है। संदीप सिंह, वैभव आर्ट। चलिए आंसर की तरफ बढ़े। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? धारा 108 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब एम्बुलेंस का आप तो नाम याद रखिए, नंबर याद रखिए, धारा 108। देखिए अगर मान लीजिए कि कर अधिरोपण करना है तो उसका फ्लो चार्ट जो है मैंने आप लोगों को नोट्स के अंदर समझा रखा है। क्या होगा? सबसे पहले एक साधारण बैठक होगी और साधारण बैठक के अंदर संकल्प पारित करवाया जाएगा। सबसे पहले संकल्प पारित होगा और अगर वो संकल्प पारित होता है तो उसकी भी प्रक्रिया है। संकल्प पारित करने के अंदर जो भी कर हैं, है ना,
आप लोगों ने धारा 102 और 103 पढ़ी होगी, उसमें से धारा 103 जो है इसमें से कर का चयन किया जाएगा। ठीक है, कर का चयन कर लिया, कर का चयन करने के बाद फिर उसका प्रारूप तैयार किया जाएगा और उस प्रारूप पर ही क्या की जाएगी, वोटिंग की जाएगी, फिर उसको क्या करवाया जाएगा, पारित करवाया जाएगा। ठीक है, इतना जब वो पारित हो जाएगा तो 1 माह तक लोगों को समय देते हैं कि आप जो है इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 1 माह के अंदर जो भी सुझाव आते हैं उन सुझाव को इंक्लूड करके फिर इसको क्या कर दिया जाता है, एक समिति को दे दिया जाता है। वो समिति विचार करती है कि हाँ वाकई में ये जो कर है वो लगाया जाना चाहिए। वापस सुनिए, धारा 108 ये कहती है कि साधारण बैठक के अंदर एक संकल्प पारित जो है वो करवाया जाएगा। उसके दौरान धारा 103 में जो भी करों का वहां पर लिस्ट दी गई है उसमें से एक कर का चयन करेंगे, उसका पूरा ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर उस पर वोटिंग करवाएंगे। जब वो पारित हो जाएगा 1 माह का समय लोगों को देंगे ताकि वो आपत्तियां दर्ज कर सकें और फिर उसको एक समिति को सौंप दिया जाएगा कि आप इसमें इंप्लीमेंटेशन कर दीजिए, अगर अच्छा है तो लागू कर दीजिए, अगर प्रावधान कुछ हटाने हैं तो हटा दीजिए। उसके बाद में वो जो कर है वो लगा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा धारा 102 आप लोग को पता है क्या? धारा 102 के अंदर बाध्यकारी कर है जो कि लगाए जाने आवश्यक है। तो 108 क्लियर हो गई है, यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, वार्षिक रूप से लगाए जाने वाला कर किस तिथि को लागू नहीं हो सकता है? क्या क्वेश्चन है? तिथियां दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सी तिथि को वो लागू नहीं हो सकता है। वीएस प्रभात, बिल्कुल 108 ठीक है। नहीं सर कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, हाँ तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, बताइए किस तिथि को जो है वार्षिक रूप से कर लागू नहीं हो सकता है? 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 जून या 1 अप्रैल? मान लीजिए कोई नया कर लगाना है, वार्षिक कर है, वो किस तिथि को लागू नहीं हो सकता है? बेसिकली आपको मैंने 4 तिथियां वहां पर बताई थी, है ना? 4 तिथियां बताई थी, लेकिन उनमें से एक कौन सी नहीं है ये आप लोग को बताना है। जल्दी से बता दीजिए, बताओ भाई, बताओ भाई। नरेंद्र स्वामी, प्रेम सिंह राजपुरोहित, 1 जून आप लोग कह रहे हैं। 1 जून जो है वो आप लोग कह रहे हैं। वीएस प्रभात, एसएस मीना, वैभव आर्ट, सी आप लोग का आंसर है 1 जून। 1 जून, वेरी गुड। 1 जून जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। संदीप सिंह ने बोला है कि सर मैं जो है इसको स्किप करता हूं। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी डेट है, 1 अप्रैल डेट है, इसको आप लोग 1 अक्टूबर कर लीजिए। 1 अक्टूबर जो है इस दिन भी नया कर जो है वो लगाया जा सकता है और फिर 1 अप्रैल को तो लगाया ही लगाया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई कर जो है वो 1 अक्टूबर को लगाया गया है, तो फिर 1 अक्टूबर को लगाया गया है तो उस तिथि से लेकर 1 अप्रैल तक उसको वसूल किया जाएगा और 1 अप्रैल से फिर उसको वार्षिक कर दिया जाएगा कि अब जो है हमेशा 1 अप्रैल को ही वो जो है वसूल किया जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को लगा है तो उसको 1 अप्रैल तक वसूल कर लेंगे और फिर 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल के साइकिल में उसको चलाते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, एक विद्यार्थी जो हैं वो थोड़ा सा आक्रोशित हो रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, सबके जख्म जो हैं वो भरे जाते हैं, चिंता मत करिए। आपके जख्म कुछ ज़्यादा ही गहरे मुझे लग रहे हैं। इस विद्यार्थी के जख्म जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही गहरे लग रहे हैं। ये विद्यार्थी जो है वो कुछ ज़्यादा ही, है ना? नहीं, ब्लॉक नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक नहीं करेंगे, चलने दीजिए। क्या है देखिए, कोई व्यक्ति जो है उसके साथ कोई दुर्घटना घटी होगी। मैं आपको बताऊं रियलिटी में क्या है, उसके साथ में कोई ना कोई दुर्घटना ऐसी घटी होगी जिसके कारण जो है वो अपने आप को यहाँ पर आक्रोशित कर रहा है और कोई वजह नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जब कोई गुस्सा करता है, कुछ भी होता है, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं जो है अपना उबाल व्यक्त करता ही करता है। कोई बात नहीं, आने दीजिए, है ना? कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ब्लॉक करें इसे सर? नहीं, चलने दीजिए। देखिए, कर निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति बेसिकली क्या है मैं आपको बताऊं। अभी आरएस मेंस का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर कट ऑफ जो है वो 314 ही गई है, जबकि जानी चाहिए थी लगभग 355 से 360। इसलिए मैं आपको बताऊं ये कह रहा है ऐसा। कई सारे टेक्निकल लूप होल्स जो हैं उसके अंदर हुए हैं रिजल्ट के अंदर, और जब आप लोग उसको मैट्रिक्स को देखेंगे तो आप लोग को वो चीज़ जो है वो पकड़ में आएगी। ठीक है, तो
अनुमान यही था कि लगभग 55 से 60 के बीच में जाएगी। लगता है कि इस व्यक्ति को जो है वो कुछ ज्यादा ही निराशा हुई है अपने रिजल्ट के साथ में, लेकिन व्यक्त कहां पर करे आखिरकार। उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाँ लगभग जो है इतनी कट ऑफ जा सकती है पेपर के हिसाब से, है ना। चलिए, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, कर निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा जो है वो की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो कर निर्धारण की शक्ति इसके अंदर की जाती है। बिल्कुल आपके कमेंट जो है वो मैं पढ़ पा रहा हूं, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए, ठीक है ठीक है। तो राज्य सरकार जो है वो एक कर निर्धारक अधिकारी की नियुक्ति करती है, जो कि उस नगर पालिका क्षेत्र में जितना भी कर लगाया जाना है, टैक्स लगाया जाना है, उसका क्या करती है, निर्धारण करती है। ठीक है, चलिए, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? गलत कथन आप लोगों को छांटना है, गलत कथन जो है वो आप लोगों को बताना है इसके अंदर से। जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखिए, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह से राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये बिल्कुल सही है। 2 या 2 से अधिक जिलों के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी जो है वो नियुक्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी विवाद के सापेक्ष दिया गया निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी का अंतिम निर्णय होता है, ये जो है वो इसके अंदर गलत है, सी जो है वो गलत है। देखिए, नगर पालिका में निर्वाचन का संचालन, समन्वय और पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी जो है वो कोई भी विवाद पर आखिरकार निर्णय देता ही नहीं है, तो उसका निर्णय अंतिम हो ही नहीं सकता। तो सी जो है इसके अंदर गलत जो है वो आंसर रहेगा। बिल्कुल, गुड इवनिंग राम देव रापण। देखिए क्या है, अगर आपके पीछे से आपकी बात हो रही है तो मान के चलिए कि आप जो है वो प्रगति पर हैं, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, नरेंद्र स्वामी, संदीप सिंह, वैभव आर्ट, बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में असत्य कथन है कि वह कोई भी निर्णय जो है वो नहीं देता है, पहली बात, और उसका कोई निर्णय अंतिम होगा ही नहीं फिर तो ये 3 पॉइंट जो है वो आप लोग याद कर लीजिए कि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, ये सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के जिलों के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और उसका काम है कि संचालन, समन्वय और पर्यवेक्षण करना। देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, अधिकारी या कोई कर्मचारी के कर्तव्य भंग की स्थिति में, अच्छा यहां पर देखिए, ये 8वां क्वेश्चन में लिख देता हूं, अधिकारी या कोई कर्मचारी के कर्तव्य भंग की स्थिति में अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? अधिकतम जो है वो उसको कितने वर्ष की सजा मिलती है? 8वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जल्दी से आंसर कीजिए। संदीप सिंह, वैभव आर्ट, बी आप लोग कह रहे हैं कि सर 2 वर्ष का। बिल्कुल 2 वर्ष जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 2 वर्ष की सजा जो है वो मिलती है। प्रेम सिंह राजपुरोहित, 2 वर्ष की सजा जो है वो उसको अधिकतम मिलती है, मतलब 1 वर्ष तो न्यूनतम है और अधिकतम जो है वो 2 वर्ष की सजा उसको मिलती है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कर्तव्य भंग, मान लीजिए कि जो भी उनको कर्तव्य दिया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी को या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, जो भी कर्तव्य दिया गया है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 2 साल की सजा जो है वो उनको दी जाती है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया है? राम वीएस प्रभात, बिल्कुल उसका बी करेक्ट आंसर था। 9वें क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत जो है वो किया गया है? एसएस मीणा, बिल्कुल आपका भी नाम लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या हुआ कि एक जो है वो सताया हुआ व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं से आ गया। ठीक है, 2 आप लोग कह रहे हैं कि सर धारा 20 के अंदर है, धारा 22 के अंदर है। एसएस मीणा ने सी आंसर दिया है। प्रेम सिंह कह रहे हैं कि सर 22 आंसर है। देखिए सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक या एक से अधिक वार्ड के लिए लड़ना है तो एक से अधिक ऐसे लिखिए, डबल 2 आ गया, डबल 2 आ गया, 2 जो है वो आ चुका है, 2 जो है वो आ चुका है। तो एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत जो है वो किया गया है? तो 2 मतलब धारा 22 के तहत जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए 10वां देखिए, चुनाव प्रचार संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने पर कितने वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है? बताइए, कितने वर्ष तक जो है वो चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है?
प्रमोद सैनी, वीएस प्रभात, संदीप सिंह, प्रेम सिंह राजपुरोहित, एसएस मीणा। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चुनाव प्रचार संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने पर कितने वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक जो है वो लगा दी जाती है। 2 नंबर, हाँ बिल्कुल संदीप सिंह, 22वीं धारा जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नरेंद्र स्वामी, प्रेम सिंह राजपुरोहित, एसएस मीणा, वीएस प्रभात, सी आपका आंसर है। वैभव आर्ट, सी आप लोग कह रहे हैं। प्रेम सिंह कह रहे हैं कि 6 साल, बिल्कुल 6 साल ही जो है ये करेक्ट आंसर होगा। 6 साल तक जो है उसके चुनाव लड़ने पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मान लीजिए कि जब चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो चुके हैं फिर भी वो चुनाव प्रचार कर रहा है तो उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और ये प्रतिबंध कब तक रहता है, 6 साल तक जो है ये प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कर अधिरोपण का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है। कर अधिरोपण जो है इसका उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। कर अधिरोपण का उल्लेख जो है वो किस धारा के तहत किया गया है। सर 10 PM तो ज्यादा लेट हो जाएगा, प्लीज पहले वाला रखो। नहीं देखिए ये ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, 10 क्वेश्चन हमको करने हैं तो मुश्किल से 20 मिनट की क्लास रहेगी रोजाना। तो 10 बजे आप लोग 20 मिनट जो है वो निकाल सकते हैं। 10 बजे 10 मिनट 10 क्वेश्चन के लिए निकालनी है, ठीक है। 10 बजे 10 मिनट 10 क्वेश्चन के लिए निकालनी है। चलिए बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। कर अधिरोपण का उल्लेख जो है वो किस धारा के तहत किया गया है, जल्दी से बता दीजिए। कर अधिरोपण का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है, बताइए। बी आंसर दिया है नरेंद्र स्वामी ने जो है वो बी आंसर दिया है। कल्पना महिला ने ए आंसर दिया है। देव निमीवाल ने बी आंसर दिया है ना। देखिए जिन भी विद्यार्थियों का आंसर बी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। धारा 109 जो है वो इसका प्रावधान करती है। अगर हम लोग बात करें धारा 108 की तो जो नया कर अधिरोपण है, ठीक है, कर अधिरोपण की अगर प्रक्रिया को देखें तो कर अधिरोपण की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है धारा 108 के अंदर। अधिरोपण कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संकल्प पारित होगा, बैठक बुलाई जाएगी, संकल्प पारित होगा और फिर वहां पर उस संकल्प को पारित करने के बाद 1 माह का समय लोगों को दिया जाता है, वो अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो 109 तो लिखा हुआ है कर अधिरोपण का उल्लेख। 102 क्या है, 102 है बाध्यकारी कर। 102 क्या है, वो है बाध्यकारी करों का उल्लेख है जो कि अनिवार्य रूप से लगाए जाते हैं। 110 जो है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हम लोग धारा 109 को देखें तो क्या लिखा हुआ है, धारा 108 के अधीन कर रोपण नियत तिथि से, ये जो कर का अधिरोपण है ये कब से किया जाएगा, नियत तिथि से किया जाएगा, अधिसूचना के द्वारा, ठीक है। अच्छा, वार्षिक रूप से जो कर लिए जाने वाले हैं उनको कब कब वसूल किया जाता है। यहां पर आप लोग 1 जनवरी की डेट को देख लो। 1 जनवरी के बाद 2 महीने आगे चलो, फरवरी मार्च, तो फिर 1 अप्रैल आ जाएगी, मई जून, फिर 1 जुलाई आ जाएगी, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर और 1 अक्टूबर आ जाएगा। तो 4 डेट हमारे पास में है, इस दिन नया कर जो है वो आरोपित हो सकता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि 1 जनवरी को कोई कर अधिरोपण किया गया है, वो वार्षिक कर है, लेकिन उसको 1 अप्रैल तक तो वसूल किया जाएगा और उसके बाद में फिर 1 अप्रैल से 1 अप्रैल जो है वो आगे की आगे बढ़ाता, ठीक है, उसको आगे के आगे बढ़ाते जाएंगे वार्षिक रूप से, ठीक है। तो ये जो है मैंने इसके लिए आपको रेफरेंस भी दे दिया है ताकि आप लोगों का रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए स्क्रीन पर, बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए वैभव आर्ट, बिल्कुल गुड इवनिंग। नवल कुमार बैरवा, केवल आज के लिए आपकी क्लास जो है वो शाम को 8 बजे रखी गई है, कल से क्लास आपकी 10 बजे होगी। चलिए बताइए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कराधान से संबंधित अपीलें नगर परिषद में किसको की जाती हैं। नगर परिषद में किसको की जाती है कराधान से संबंधित अपीलें, बताइए। सर आप कौन सी जॉब में हो, मैं आप लोगों के लिए नौकरी कर रहा हूं भाई, मैं जो है वो आप लोगों के लिए नौकरी कर रहा हूं। जॉब कितनी सारी गिनाऊं मैं आप लोगों को, है ना। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, यही जो है वो अभी नौकरी चल रही है। अच्छा फिर साइड में हट जाऊं मैं। चलिए बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बी कह रहे हैं कि उप निदेशक को, बताइए। वेरी गुड, क्या बात है।
आगे आने दीजिए आंसर। कह रहे हैं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कराधान से संबंधित अपीलें नगर परिषद में किसको की जाती हैं? तो नगर परिषद में जिस व्यक्ति को की जाती हैं वो कौन होगा? वो होगा उप निदेशक। बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उप निदेशक को जो है अपीलें की जाती हैं। क्या रेफरेंस है? रेफरेंस देखिए, जब हम लोग धारा 121 को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि कराधान से संबंधित अपीलें, अगर हम लोग अपील का कारण देखें तो लिखा हुआ है कि कर निर्धारण तथा कर परिवर्तन के विरुद्ध, मान लीजिए जनता का कोई भी व्यक्ति जो है कर निर्धारित किया गया है उसके विरुद्ध अपील करना चाहता है तो वो कर सकता है। नगर निगम में आयुक्त को, नगर परिषद आपको पूछ ही लिया है उप निदेशक को, और नगर पालिका बोर्ड में भी उप निदेशक को किया जाता है। लेकिन मान लीजिए नगर निगम का पूछे तो आपको आयुक्त जो है इसमें आयुक्त वाला आंसर करना पड़ेगा, लेकिन पूछा इसने नगर परिषद को तो हम लोग उप निदेशक को करेंगे। ठीक है, ये रेफरेंस मैंने आप लोग को यहां पे समझा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, करों को वसूल करने का कर्तव्य किस अधिकारी के पास में होता है? जो टैक्स होता है उसको वसूल करने की शक्ति जो है, कर्तव्य, वो किसके पास में होता है? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? केवल चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और जितने भी लेक्चर हैं उनका लाभ उठाइए। ठीक है, तो सब्सक्राइब का बटन आप लोग को नीचे रेड कलर में दिख रहा होगा, जल्दी से कीजिए और क्वेश्चन का आंसर भी बता दीजिए। देव निमीवाल कह रहे हैं कि सर आंसर जो है वो सी होगा, यानी कि पंजीकरण अधिकारी। वेरी गुड, क्या बात है। आंसर बताइए क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। वैभव आर्ट, ठीक है। चलिए, देव निमीवाल कह रहे हैं कि सर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। आगे आगे देखते हैं। नरेंद्र स्वामी का ए आंसर है, कह रहे हैं कि सर मुख्य नगर पालिका अधिकारी। वेरी गुड। देखिए, करों को वसूल करने का कर्तव्य अगर देखें तो किस अधिकारी के पास में है? वो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये केवल कर्तव्य है, लेकिन अगर कितना कर निर्धारित किया जाना है, 5%, 6%, अगर ये किया जाना है तो एक अधिकारी होता है कर निर्धारक अधिकारी। इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकार के द्वारा इस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कर वसूल करने का कर्तव्य है, तो हमारा ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेफरेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, धारा 127 के अंदर लिखा हुआ है कि करों को वसूल करने का कर्तव्य, ये जो अधिकार है ये किसके पास में है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास में ये कर्तव्य जो है वो निर्धारित किया गया है, लेकिन धारा 102 और 103 के अधीन। ठीक है, घबराइएगा मत। आप लोग देखेंगे सर पता नहीं कहां से, कौन से नोट से स्क्रीनशॉट ले लिया है। भाई मेरे ही नोट्स हैं जहां से मैंने आप लोगों को ये रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रियों या यात्रियों की वास सुविधा के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन या भवनों को ये बहने नहीं है, भवनों के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या जो है इसका करेक्ट आंसर होगा? जो भी विद्यार्थी मुझे भी सुन रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए, आपको लगता है कि वाकई में सर जो है वो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। संदीप शेखावत सी आप लोग कह रहे हैं। नवल बैरवा बासा, देव निमीवाल ए ढांचा ढांचा बांसा सासा मासा। क्या बात है, ऑप्शन बनाए तो बढ़िया बनाए, है ना सर। आपके नोट्स बेस्ट नोट्स हैं। देखिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक अच्छा मटेरियल, क्वालिटी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराऊं, ये मेरी कोशिश है। बी आप लोग कह रहे हैं कि सर बासा है, बिल्कुल बासा ही जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। रेफरेंस देख लेते हैं कि क्या होगा इसका रेफरेंस। जब शुरुआत में आपको मूलभूत परिभाषाएं पढ़वाई गई थी, मूलभूत परिभाषाएं, वहीं पर जो है वो आपको रेफरेंस इसका मिल जाएगा, ढूंढिएगा आप लोग, मिलेगा कि बासा किसको कहते हैं? तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की वास सुविधा के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन के समूह या फिर किसी भवन का कोई भाग जो है वो क्या कहलाता है? बासा कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। नगर परिषद के उपाध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? नगर परिषद का जो उपाध्यक्ष होता है इसको किस नाम से जानते हैं? कल्पना महिला सर बहुत हार्ड है। नहीं, इतना हार्ड भी नहीं है।
पेपर आप लोग देखिएगा, 2016 का पेपर मैं जल्दी ही उसको करवाने वाला हूं। तो 2016 का पेपर जो है उसमें आप लोग देखना, वो पेपर आपको ये आइडिया दे देगा कि आपको कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, क्या आपको जो है वो रेफरेंस लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। बाई ऑफिशियल चैनल बी कह रहे हैं कि सर उप सभापति नगर परिषद की उपाध्यक्ष को किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, उप सभापति ही जो है वो कहा जाता है, उप सभापति कहा जाता है। किस किस का आंसर आया? देव, बाई ऑफिशियल चैनल, अ ग्रेट प्लेस फॉर एजुकेशन, संदीप शेखावत, नरेंद्र, वैभव आर्ट, बिल्कुल बी जो है करेक्ट आंसर होगा। उपाध्यक्ष होता है कहां पर? उपाध्यक्ष होता है नगर पालिका बोर्ड में। ये होता है कहां पर? नगर पालिका बोर्ड के अंदर जो है ये उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, उप सभापति नगर परिषद के अंदर पूछ ही लिया है, उप महापौर नगर निगम के अंदर होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेफरेंस देखिए, अध्यक्ष प्रेरित, ये कहां पर लिखा हुआ है? ये आपके जो मूल परिभाषाएं मैंने करवाई हैं स्टार्टिंग के लेक्चर, है ना, मूल परिभाषाएं जो करवाई हैं वहां पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस मैंने ले लिया है कि नगर पालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष, नगर परिषद के मामले में सभापति और नगर निगम के मामले में महापौर जो है ये सबसे मुखिया होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? यह क्वेश्चन बड़ा इजी है और काफी फेमस क्वेश्चन है, पॉलिटी के अंदर भी पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने चैनल को भाई शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप लोग एक बार जो है लेक्चर को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, क्योंकि जरूरत अभी सबसे ज्यादा किसकी है? आप लोगों की जरूरत है। और हाँ, याद रखिए 9 तारीख को आप लोगों का पहला टेस्ट होने वाला है। फर्स्ट टेस्ट आपका 9 अक्टूबर को होने वाला है। टॉपिक सुन लीजिए, नगर पालिका शासन व गठन, और उसके साथ में योजना रहेगी कौन सी? स्वच्छ भारत मिशन। दोनों को आप लोग तैयार कर लीजिए, 9 अक्टूबर को टेस्ट देने के लिए तैयार रहिएगा। देख लेते हैं कि तिलों में कितना तेल है। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम में? भाई यही आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल 1956, बिल्कुल नवल, वैभव आर्ट, अ ग्रेट प्लेस, नरेंद्र स्वामी, ठीक है, संदीप शेखावत, बाई ऑफिशियल, देव निमीवाल, बिल्कुल 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। अगर हम लोग डेट देखें तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसके लिए पुनर्गठन अधिनियम के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसका भी गठन किया गया था। आयोग का गठन किया गया था 1955 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 के अंदर सबमिट करवाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए कोई भी ऐसा कार्य, स्थान या वस्तु जो जीवन के लिए खतरनाक या स्वास्थ्य यानी कि या संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जीवन के लिए खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, संपत्ति के लिए हानिकारक जो है वो हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। अच्छा, आज आप लोगों को जो है थोड़ा सा देखने में तकलीफ हो रही है ना, इस वाले पोर्शन के अंदर थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको ज्यादा दिख रही होगी। ठीक है, क्योंकि व्हाइट जैसे ही आता है तो वो ज्यादा जो है वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, है ना। चलिए बताइए, जैसे ब्लैक होता है तो ब्लैक क्या होता है? ब्लैक बॉडी क्या होती है? वो जो है क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है पूरी लाइट को। चलिए बी आप लोग कह रहे हैं कि न्यूसेंस कहा जाता है। वेरी गुड, न्यूसेंस जो है इसको कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, और कल ही हम लोगों ने जब सेशन को ले रहे थे उस समय ये न्यूसेंस को पढ़ा भी था। कहां पर देखने को मिलेगा? मूलभूत परिभाषाओं में न्यूसेंस आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि कोई भी ऐसा कार्य, लोप, स्थान या वस्तु सम्मिलित है जो दृष्टि, घ्राण या श्रवण चेतना के लिए क्षति है, सुनने के लिए जो है क्षति पहुंचाता है, खतरा, शोभ या घृणा कारित करे या जिससे कारित होने की संभावना हो, जीवन के लिए खतरनाक है, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक हो, उसे क्या कहा जाता है? न्यूसेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है। 10 ही तो क्वेश्चन हम लोग रोजाना करते हैं। स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत आयुक्त कौन होता है? बताइए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? एसएस मीना। अरे भाई लेट आए, एसएस मीना लेट कैसे आए ये बताओ। पहले तो आपका नाम जरूर लेंगे हम, आपका नाम जो है वो जरूर लिया जाएगा, लेकिन ये पहले ये बताओ कि लेट कैसे आए हो आप, आज लेट पधारे। बिल्कुल संदीप शेखावत, ठीक है आपका आंसर। ऑफिशियल चैनल कह रहे हैं कि सी, पिछले वाले का है ना। इसका बताइए कि स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा
जो प्राधिकृत आयुक्त कौन होता है? बताइए, निदेशक होता है, सचिव होता है, जिलाधीश होता है, संभागीय आयुक्त होता है? तीनों में से कौन, चारों में से कौन सा है? बताइए। याद रखना 9 अक्टूबर को आपका पहला टेस्ट लगने जा रहा है। 9 अक्टूबर को पहला टेस्ट लगने जा रहा है। पहला टॉपिक इसके अंदर आएगा नगर पालिका का गठन व शासन। ठीक है, पहला टॉपिक ये है। और इसके साथ में स्वच्छ भारत मिशन जो है, ये योजना आपको उस टेस्ट में मिलेगी। ठीक है, तो 9 अक्टूबर को ये टेस्ट अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। सी आप लोग कह रहे हैं जिलाधीश। देखिए क्या होगा, स्थानीय निकाय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक प्राधिकृत आयुक्त होता है जिसका नाम होता है निदेशक। ए इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रेफरेंस देख लीजिए, क्या इसका रेफरेंस है कि निदेशक स्थानीय निकाय का होता है, राज्य सरकार के द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन निदेशक। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा और ये मूलभूत परिभाषाओं के अंदर दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, किसी नगर पालिका सदस्य को कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने के बाद हटाया जा सकता है? कल से ये जो 10 क्वेश्चन की क्लास है, 10 क्वेश्चन 10 बजे 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट निकालिएगा 10 बजे 10 क्वेश्चन के लिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कल्पना महिला, किसी नगर पालिका सदस्य को कितनी बैठक में अनुपस्थित रहने के बाद जो है वो हटा दिया जाता है कि भाई आप जो है इतनी बैठकों में अनुपस्थित रहोगे, हम आपको जो है वहां से हटा देंगे। बताइए क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर है? बताओ भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। एसएस मीना कह रहे हैं कि बी है। देव निमीवाल कह रहे हैं कि सर 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर कह रहे हैं। 5 बैठक, 2 बैठक, 3 बैठक, कंफ्यूज हो गए ना? एग्जाम के अंदर अगर कंफ्यूजन दूर करना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसीलिए आप लोगों के लिए सेशंस लाए जाते हैं। ठीक है, रोजाना 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 बजे करेंगे, 10 मिनट निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो कितनी बैठक? 3 बैठकों के अंदर अगर वो क्रमवर्ती अनुपस्थित रहता है तो उसको हटा दिया जाएगा। धारा 39 को याद कर लीजिए यहां से कि सदस्य को हटाया जाना, और इसका आधार होगा कि नगर पालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक क्रमवर्ती, 3 या 3 से अधिक, कितनी भी हो सकती है। अब आप लोग बोलोगे कि सर 5, 6, लेकिन मिनिमम यहां पर जो है क्राइटेरिया वो 3 का होगा। शुरुआत यहां से होगी और क्रमवर्ती बैठकों के अंदर जो है अगर अनुपस्थित रहता है तो सदस्य को हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो शपथ लेने में विफल है तो भी हट सकता है। धारा 14, धारा 24 में वर्णित निरर्थताएं, मान लीजिए कोई कृत्य ऐसे किया हुआ है तब भी उसको हटा सकते हैं। हटाए जाने का आदेश राज्य सरकार के द्वारा जांच करवाने के पश्चात यदि आवश्यक हो, परंतु यह राज्य स्तरीय सेवा के रैंक के नीचे के अधिकारी का नहीं करेगा। तो यहां पे याद रखिए 3 बैठकों में अगर अनुपस्थित रहता है तो सदस्य को हटा देंगे वहां से। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। बताइए निम्न में से कौन सा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्य नहीं है? पहला है ऑप्शन नियमित बैठकें आयोजित करवाना, दूसरा है नगर पालिका बैठकों की अध्यक्षता करना, तीसरा है नगर पालिका वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना, और चौथा है नगर पालिका में उचित कर का निर्धारण करना। बताइए क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा? देखिए अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन आप लोग को नीचे दिख रहा होगा। वाकई में आप लोग को लगता है कि हाँ काफी अच्छे सेशंस हैं तो आप लोग को जरूर जो है वो सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, बोला आज सर जो है वो सब्सक्राइब पर बड़ा जोर दे रहे हैं। भाई जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग केवल देखते हो। मैंने जो है उस पर चेक किया कि लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं, 70% बच्चे ऐसे हैं जो केवल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। 30 ने देखा और सब्सक्राइब किया। मैंने देखा कि यार बहुत बड़ा आंकड़ा है ये तो। 70% लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप उसमें शामिल मत होइए। बताइए क्या करेक्ट आंसर है? 4 नंबर वैभव आर्ट, एसएस मीना, नरेंद्र स्वामी डी बताया है, देव निमीवाल कह रहे हैं कि 3 है, कल्पना महिला का डी है, वैभव आर्ट ने डी बताया है। वेरी गुड, डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ही करेक्ट आंसर होगा। नगर पालिका में उचित कर का निर्धारण जो है कभी भी ये नहीं करता है। कर निर्धारण करने के लिए कर निर्धारक अधिकारी अपॉइंट किया जाता है। कर निर्धारक जो अधिकारी है इसका अपॉइंटमेंट होता है और वो किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं धारा 48 को याद कर लीजिए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य
नियमित बैठकों का आयोजन करवाना, नगर पालिका बैठकों की अध्यक्षता करना, नगर पालिका वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना और नगर पालिका उपाध्यक्ष अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जो वो कर सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सा कार्य नगर पालिका का नहीं है, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज आंसर इन कमेंट सेक्शन। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आज मैं जल्दी आया लेकिन आप लेट हो गए। एसएस मीना, रीट का बादशाह बत्तीलाल मीना, अरे भाई बत्तीलाल मीना के सामने से मत बोलो भाई, है ना। चलिए आंसर आने दीजिए आपके, क्या आपके करेक्ट आंसर है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है इसका आंसर कि कौन सा कार्य नगर पालिका का नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है आपके सामने कि मार्गों का नामकरण और घरों का संख्यांकन करना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना, नगर पालिकाओं के भीतर कुत्तों का प्रबंधन करना, राज्य व नगर पालिका के बीच वित्तीय विवाद के लिए समिति का गठन करना। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? अनुपम श्रीकांत, श्रीकांत जावा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनेबल टू ज्वाइन आरओईओ ज्योग्राफी टिकट, प्रतीक नागर कह रहे हैं। देखिए जो है आप लोग टेस्ट सीरीज जल्दी ही उसको परचेज कर पाएंगे, थोड़ा पेमेंट के अंदर जो इश्यू आ रहा है उसको रिजॉल्व किया जाएगा, आप लोग परचेज कर पाएंगे। आंसर जो है हमारे पास में डी आ रहे हैं, वेरी गुड। डी जो है यही करेक्ट आंसर है कि राज्य व नगर पालिका के बीच अगर कोई वित्तीय विवाद होता है, कोई भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है, तो वहां पर समिति का गठन करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है? बाकी तीन याद कर लीजिए कि मार्गों का नामांकन, जैसे प्रताप नगर चौराहा है ना, राणा प्रताप चौराहा, ठीक है। घरों का संख्यांकन किया जाता है और घरों का संख्यांकन करने के लिए एक दिशा चूज की जाती है, वो है उत्तर पश्चिम दिशा। याद रखना, उत्तर पश्चिम दिशा से हमेशा घरों का संख्यांकन किया जाता है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है पंजीकरण करना, यह भी वर्क होता है। नगर पालिका के भीतर कुत्तों या फिर जो भी जंगली जानवर है उनका प्रबंधन करना, कहां लिखा हुआ है? धारा 45 को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है मुख्य नगर पालिका के कृत्य। यहां पर आप लोग पाएंगे कि मृत्यु व जन्म के प्रमाण पत्र, नगर पालिका के भीतर कुत्तों का प्रबंधन करना, ठीक है। चलिए हो जाएगा धारा 45, वेरी गुड। याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, जितना अच्छा रिवाइज कर पाएंगे उतनी आपको जो है अच्छी तैयारी मिल पाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि निश्चित तिथि पर अध्यक्ष के द्वारा नगर पालिका की बैठक नहीं बुलाई जाती है तो बैठक बुलाने का अधिकार किस व्यक्ति को है? क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको क्या होगा। अनुपम श्रीकांत, दीपक बाबा अपार्टमेंट, सर नाम लिया करो हम मोटिवेट होते हैं। एसएस मीना, प्रतीक नागर, एंटरटेनिंग वीडियोस, ठीक है। आयशा बिश्नोई, आईना बिश्नोई, श्रीकांत जावा, बत्तीलाल मीना, ठीक है। कह रहे हैं कि धारा 45 बिल्कुल ठीक है, धारा 45 अभी हम लोगों ने देखा है। एसएस मीना कह रहे हैं कि सर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। बत्तीलाल मीना का ए आंसर आया है, प्रमोद कुमार सैनी का ए आंसर आया है, अनुपम श्रीकांत का दूसरे का ए आंसर आया है, ठीक है। चलिए भरत मीना ने कहा कि सर ए आंसर है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वेरी गुड, क्या बात है, मुझे पता था, मुझे पता था यही आंसर जो है वो आने वाले हैं। श्रीकांत जावा, देखिए अगर मान लीजिए कि निश्चित तिथि पर अध्यक्ष के द्वारा नगर पालिका की बैठक नहीं बुलाई जाती है तो बैठक बुलाने का जो अधिकार है, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग अपनी जगह पर, मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी है वो अब बैठक बुलाता है, लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो बैठक को कंडक्ट करवाएगा। क्या रेफरेंस है? रेफरेंस देखिए कि जब आप लोग धारा 51 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि नगर पालिका बैठकों के बारे में उपबंध, और उपबंध क्या है? बैठक की अवधि 60 दिन में एक बार, एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें। सोचकर देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर आप लोग इतनी चीजों को पढ़ पा रहे हैं, रिवाइज कर पा रहे हैं, है ना। फिर विशेष बैठक को बुलाने का प्रावधान देखिए, अगर निश्चित तिथि को अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी 10 दिनों के भीतर जो है वो बैठक को बुलाते हैं।
तो कितनी चीजें हम लोगों ने कवर की? पहली बात, धारा 51 को हम लोगों ने पढ़ा कि बैठकों के संबंध में है, 60 दिन में एक बार बैठक, एक कैलेंडर वर्ष में 6 बैठकें। हो जाएगा याद? अरे अब तो सिलेक्ट हो जाओगे ईओआरओ में। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन सही लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं कि बहुत अच्छा, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का जो बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। कल्पना महिला बिल्कुल डी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा उसका, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किस धारा में उल्लेखित किया गया है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना है, अविश्वास का प्रस्ताव। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लेके आना है। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तीसरे का आ रहा है सी, एंटरटेनिंग वीडियो कह रहे हैं कि सर तीसरे का सी लगा दो। एसएस मीना, ठीक है, ओके। भरत मीना, सी आपका आंसर है। संदीप सिंह 53 है। बत्तीलाल मीना, तीसरे का सी है। श्रीकांत जावा, आपका भी सी है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करो। सी जो है यही करेक्ट आंसर है, धारा 53, जो कि हम लोगों ने उस समय स्किप की थी। देख लेते हैं कि धारा 53 कहती क्या है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्या कहता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव विहित रीति से किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। कैसे विचार होगा? इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 2 वर्ष के भीतर या किसी उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में अब तक उसकी पदावधि की आधी कालावधि समाप्त न हो तब तक नहीं दिया जाएगा। मतलब वो इलेक्ट होके आ चुका है तो शुरुआती 2 वर्ष में तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई उपचुनाव में सेलेक्ट होके आ रहा है, इलेक्ट होके आ रहा है, सेलेक्ट नहीं, सिलेक्ट योग्यता से, यहां पर निर्वाचन लोकप्रियता के आधार पर। तो उपचुनाव जो है वहां पर अगर वो इलेक्ट होके आता है तो जब तक वो आदमी आधी अवधि समाप्त ना कर ले तब तक उसको नहीं हटा सकते हैं, मतलब अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। फिर यदि उपधारा के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी पश्चावर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक जिसमें उक्त प्रावधान पर विचार किया गया था के पश्चात 2 वर्ष की समाप्ति तक फिर नहीं लाया जाएगा। मान लीजिए कि तीसरे वर्ष जो है वो आप लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस समय जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो अगले 2 वर्ष तक भी नहीं ला पाते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव धारा 53 के अंदर जो है वो उल्लेखित किया गया है। चौथा क्वेश्चन बताइए जल्दी से। अच्छा कल्पना जी बिल्कुल पीछे हैं आप, थोड़ा सा आगे चलिए। अनुपम श्रीकांत, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है। कार्यपालक समिति में कौन शामिल नहीं होता है? अब क्वेश्चन यहां पर ऐसे आ रहे हैं तो आप लोगों को ऐप के ऊपर फिर कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़िए, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चौथा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन है कि कार्यपालक समिति में कौन शामिल नहीं होता है? बताइए जल्दी से आंसर। प्रमोद कुमार सैनी का आंसर आया है सी। भरत मीणा का आंसर है बी। एसएस मीणा का है चौथे का बी। फोर्थ का बी। बत्तीलाल मीणा, अनुपम श्रीकांत, संदीप सिंह। ठीक है, चलिए क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल बी ही करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री जो है वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। विपक्ष का नेता होता है। नगर पालिका बोर्ड के सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7, जिनके अंदर 2 महिलाएं होती हैं। नगर पालिका बोर्ड में नहीं, नगर पालिका बोर्ड में 7 सदस्य होते हैं। महिलाओं के बारे में नहीं लिखा हुआ है। नगर परिषद के या फिर नगर निगम के 7 सदस्यों में से 2 जो है वो महिलाएं होती हैं। ठीक है, कहां लिखा हुआ है? देखिए धारा 55 को पढ़िए, समितियों के बारे में लिखा हुआ है। कार्यपालक समिति अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, विपक्ष का नेता है, नगर निगम या नगर परिषद के द्वारा निर्वाचित 7 सदस्य है और इनमें से 2 महिलाएं होना आवश्यक है। 5वां लिखा हुआ है पॉइंट कि नगर पालिका बोर्ड से अधिकतम 5 सदस्य है ना। अच्छा यहाँ पे 5 कर लीजिए, ये जो है 7 नहीं 5 यहां पर कर लीजिए। ठीक है, 7 नीचे वाले में। ओके, वेरी गुड, मतलब इंटेलिजेंट हो गए आप लोग सभी। क्या बात है, आप लोग इंटेलिजेंट है। मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि आप लोग जरूर ई और आरओ के पेपर को फोड़ के आएंगे। अगर आप लोगों ने रोजाना ये क्लास अटेंड की है, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो आपका क्लियर होगा ही, लेकिन साथ में जो रेफरेंस बता रहा हूं उससे आपको जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा।
चलिए, योर सीरीज ऑफ ईओ आरओ पार्ट इज वंडरफुल, धन्यवाद प्रतीक नागर, वेरी गुड। आप लोग पसंद कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। 9 अक्टूबर को आपका पहला टेस्ट है, 9 अक्टूबर को पहला टेस्ट है। टॉपिक्स वहां पर लिखे हुए हैं, उनको आप लोग तैयार कर लीजिए। शिल्पा दादा, क्या बात है शिल्पा दादा, नगर निगम में बहुत जरूरत पड़ने वाली शिल्पा दादा की, है ना। नगर निगम में जो है वो शिल्पा दादा की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। 1 साल, एसएस मीना कह रहे हैं कि ए है सर आंसर, 1 साल। संदीप सिंह, एंटरटेनमेंट वीडियो। श्रीकांत जावा, अच्छा श्रीकांत आप ही बीकानेर से है ना श्रीकांत, अभी आपका बिल्कुल आप बीकानेर से वही है ना, वेरी गुड। सर पॉलिटी के नोट्स टॉपिक वाइज करा दो, बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है करवा रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज हो जाएंगे वो। 1 वर्ष, देखिए क्या होगा, नगर पालिका संपत्ति की मानचित्र में परिवर्तन अगर कोई करना है, परिवर्तन के पश्चात मानचित्र जमा कराने की अधिकतम अवधि जो है वो कितनी होती है? 1 वर्ष के अंदर अंदर जो है वो मानचित्र जमा होना जाना चाहिए। मानचित्र मतलब जो भी मान लीजिए नगर पालिका का क्षेत्र है, उसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो यू मस्ट बी रिकंस्ट्रक्ट, है ना, रिकंस्ट्रक्ट योर मैप एंड सबमिट विद इन 1 ईयर। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग के लिए, यदि निश्चित तिथि पर अध्यक्ष के द्वारा नगर पालिका की बैठक नहीं बुलाई, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है किस व्यक्ति के पास में, अच्छा ये क्वेश्चन जो है डबल बार रिपीट हो गया, खैर कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया, ध्यान नहीं रहा, इसके लिए माफी चाहता हूं। छठा क्वेश्चन जो है ये पहले भी आ चुका है, ये क्या कॉपी हो गया फिर ये, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करने तथा उसके प्रस्तुत करने की दिनांक का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए नगर पालिका का बजट प्राक्कलन, बजट मतलब एस्टिमेट, ये एस्टिमेट की बात की जा रही है, बजट को एस्टिमेट किया, ठीक है, तैयार करने तथा उसके प्रस्तुत करने की दिनांक, डेट का निर्धारण जो है वो आखिरकार करता कौन है इनमें से? बताइए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी करता है, कार्यपालक समिति करती है, वित्तीय समिति करती है, राज्य वित्त आयोग करता है। संजय खान प्रणाम महम क्या देखा भाई, इतने मानवी कहते थे, महा लगाने की कहां जरूरत पड़ रही थी, बिना महा के ही काम हो रहा था, लेकिन आपने महा लगा दिया है ना। बोला ठीक है, इतनी बड़ी काया लेकर बैठे हैं तो महामानव लगा देते हैं ना संजय, ठीक है। चलिए प्रतीक नगर बी, अनुपम श्रीकांत का 7वें का ए है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वेरी गुड। अब आया है ऊट पहाड़ के नीचे, देव निमीवाल, लेट हो गए भाई देव, कहां रह गए थे? 10 बजे सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। 7वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। श्रीकांत का डी है, इस बार एसएस मीना का सी है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। देखिए क्या है, ये जो डेट का निर्धारण है ये आखिरकार करता कौन है? कार्यपालक समिति करती है भाई, कार्यपालक समिति, है ना। देखो रेफरेंस क्या कह रहा है, देखिए नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना कब होता है? 15 जनवरी से पूर्व। किसके द्वारा होता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। उद्देश्य है आय व व्यय का प्राक्कलन। 3 पॉइंट तो याद हुए, वेरी गुड, ठीक है। क्या क्या इसमें शामिल होता है? नए पदों का सृजन, नए साधन का क्रय, प्राइवेट संस्थाओं या व्यक्तियों को अनुदान। इसके आगे देखिए, बजट प्राक्कलन उन दरों को वर्णित करेगा जो अगले वर्ष नगर पालिका लागू करेगा, ठीक है। फिर देखिए बजट का प्रस्तुत कब होता है? 31 जनवरी से पहले। दिनांक का निर्धारण कार्यपालक समिति, ठीक है। बजट पारित होता है 15 फरवरी से पहले, तो ये डेट है निर्धारित की जाती है कार्यपालक समिति के द्वारा, ओके है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको जरूर, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको आप लोग जरूर एक बार स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। इस स्लाइड के अंदर से एक क्वेश्चन आपके ईओआरओ के अंदर कंफर्म होने वाला है, ये मैंने यहां पर स्टांप जो है वो लगा दी है, डन, ठीक है। यहां से एक स्लाइड से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। कर अधिरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है? बताइए। अच्छा कुछ बच्चों ने स्किप भी कर दिया कि नहीं सर स्किप करते हैं इसको, तो कोई बात नहीं, स्किप नहीं करना है, पढ़िए उसको, याद करिए, अगली बार कर देना, ठीक है ना। चलिए
वित्तीय समिति क्या करती है भाई? वित्तीय समिति जो है वो फाइनेंस को कंट्रोल करती है, कितना फाइनेंस जो है वो दिया जाना है, लेकिन दिनांक का निर्धारण नहीं करती है। डेट जो है वो कार्यपालक समिति के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर विपक्ष का नेता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर निगम, नगर परिषद के सदस्य, नगर पालिका बोर्ड के जो है उसमें 5 सदस्य शामिल होते हैं। यह कार्यपालक समिति। ठीक है, चलिए, कर अधिरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है बताइए? 8वीं का बी दिया है किसने? एंटरटेनमेंट वीडियो। ट्रिक फॉर मैथ एंड रीजनिंग, सर सी है। वेरी गुड, सी आंसर आया है। ट्रिक से जो है आंसर आ गया है सी, ट्रिक मैथ एंड रीजनिंग। शिल्पा दादा का आया है ए। श्रीकांत जावा का बी है। भरत मीणा डी है। भरत मीणा जो है वो इस बार कच्चा खा गए हैं। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है सर। कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? मिनिमम जो है, मैक्सिमम बताइए कितने लाने हैं? मिनिमम का यहां पे क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम। धारा 108 के अंदर प्रक्रिया का उल्लेख है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, धारा 108 क्या कहता है? कर अधिरोपण की प्रारंभिक प्रक्रिया। तो कर अधिरोपण करने से पूर्व नगर पालिका की प्रक्रिया क्या होगी? साधारण बैठक में संकल्प पारित किया जाएगा। धारा 103 में लिखित करों में से एक का चयन किया जाएगा। कर का प्रारूप तैयार किया जाएगा। नियत तिथि जो है वो निर्धारित की जाएगी और 1 माह के अंदर जो है लोगों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। क्या मांगी जाएंगी? आपत्ति मांगी जाती है 1 महीने के अंदर। ठीक है, मान लीजिए जो भी कर लगाया जा रहा है उस पर 1 महीने में आपत्ति मांगी जाती है। ठीक है, चलिए, 9वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन से क्या तात्पर्य है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नियमित लाइन से आखिरकार तात्पर्य है क्या? सेशन को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर लीजिए। प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपको 9 अक्टूबर के टेस्ट के अंदर बैठना ही बैठना है। 9 अक्टूबर को पहला टेस्ट लगने जा रहा है। टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट 9 अक्टूबर को पहला लगने जा रहा है, संडे को टेस्ट है। उन दोनों टॉपिक्स को आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के लिए खास सौगात है। जो योजना आपको पूछी जा रही है 9 अक्टूबर को इस वाले एग्जाम में, उसकी कल एक बहुत स्पेशल क्लास है और बहुत स्पेशल व्यक्ति के द्वारा वो क्लास ली जाएगी। तो कल आप लोग एक क्लास लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन जो योजना है उस पर आपकी क्लास कंडक्ट करवाई जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके द्वारा क्लास वो ली जाएगी। आप लोग जो है बिल्कुल उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। 9वीं का ए आंसर आया है। एंटरटेनिंग वीडियोस, बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि 9वीं का ए है। कल्पना महिला का ए है। देव नीमीवाल का ए है। संदीप सिंह, प्रतीक नागर, प्रमोद कुमार सैनी, अनुपम श्रीकांत, ठीक है, सुमन प्रजापत। कहां पर है? ऐप के ऊपर है टेस्ट भाई, ऐप के ऊपर। ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। RS बाबा के नाम से आपको ऐप मिलेगी, RS बाबा बाय दीपक सर, इसके नाम से आपको ऐप मिलेगी। डाउनलोड कीजिए और जो है मजे कीजिए, है ना। चलिए, ए जो है करेक्ट आंसर होगा कि मार्ग के दोनों तरफ या एक और पट्टिका निर्मित करना वो नियमित लाइन कहलाती है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां लिखा हुआ है देख लेते हैं। जब धारा 183 को आप लोग पढ़ोगे, 183, वहां पर लिखा हुआ है सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन, और लाइन का मीन समझाया हुआ है कि मार्ग के दोनों तरफ या एक और पट्टिका निर्मित करना। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। आज का अंतिम प्रश्न देखिए जल्दी से। वार्ड समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी ने गलत किया तो देख लेना, मैं उसको नोटिस में रखूंगा। देखिए गलत कौन करता है। सबका जो है आंसर सही जाना चाहिए, कोशिश कीजिए आंसर सही जाइए। ठीक है, चलिए, ऐप का नाम है RS बाबा दीपक सर। डाउनलोड कीजिए। वहां पर अभी आपको हो सकता है पेमेंट में प्रॉब्लम आए, लेकिन सुबह तक वो प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी, है ना। चलिए, वार्ड समिति सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन करते हैं। श्रीकांत जावा कह रहे हैं कि सी है, 18 वर्ष। फिर कह रहे हैं प्रमोद कुमार सैनी 25 वर्ष। सुमन प्रजापत का सी है, वेरी गुड। भरत मीणा का है बी, 25 वर्ष। प्रतीक नागर, सुमन प्रजापत, संदीप सिंह, एंटरटेनिंग वीडियोस, बत्तीलाल मीणा का बी है, अच्छा ठीक है। शिल्पा दादा का है, शिल्पा दादा भाई बी है, अच्छा
ठीक है, भरत मीना का 25, ओके, बिल्कुल 25 ही जो है करेक्ट आंसर होगा। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष जो है वो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कहां पे लिखा हुआ है? धारा 54 में पड़ेगा, ठीक है, धारा 54 के अंदर पढ़िएगा, वार्ड समिति का गठन, उसमें लिखा हुआ है जनसंख्या कितने, 3 लाख से अधिक पर गठन होगा वार्ड समिति का। सदस्य देखिए, विशेष ज्ञान व अनुभव वाले सदस्य अधिकतम 5 हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम 5 सदस्य, और आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। बोलिए, सदस्य हो जाएंगे 5, 3 लाख की जनसंख्या पर आयु होगी 25 वर्ष से अधिक, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, किस भारतीय दंड संहिता के तहत वार्ड समिति के सदस्य लोक सेवक समझे जाते हैं? बताइए क्या इसका आंसर होगा? बोलिए भाई, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर दीजिए। आंसर जल्दी जल्दी जो है वो आने चाहिए। महेंद्र रुनावल, ठीक है। बत्तीलाल मीना, नमस्कार, आपको हाथ जोड़ के नमस्कार है, तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आपका इस सेशन के अंदर। और हमारी चैनल की थोड़ी सी लाज रख लीजिएगा, है ना बत्तीलाल जी, थोड़ी सी लाज रखिएगा, क्योंकि इधर जो है वो प्रार्थी हैं सबके सब, और ठीक है, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूं, है ना। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बत्तीलाल मीना का ही सबसे पहले आंसर आया, बोला सी है, 1973। प्रतीक नागर का है डी, बत्तीलाल मीना का है सी, धीरज सोधा का है सी, धीरज सोधा का सी है। अच्छा, ठीक है। कल्पना मेहरा का है सी, क्या बात है। वैभव आर्ट ने दिया है ए, वैभव आर्ट का ए है 1860। देख लेते हैं और बच्चे आंसर कीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर है? किस भारतीय दंड संहिता के तहत वार्ड समिति के सदस्य लोक सेवक समझे जाते हैं? ठीक है, चलिए, क्या आंसर होगा? ए आंसर, वैभव, बिल्कुल, बहुत अच्छा वैभव, आपका ठीक है आंसर। ए इसका आंसर होगा 1860। क्या इसका क्लैरिफिकेशन है? देखिए, जब आप लोग धारा को 66 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। तो सदस्य जो है वो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवक जो है वो समझे जाते हैं, ठीक है। तो धारा 66 जो है वो आपको यहां से क्लैरिफाई कर लेनी है। मैं हर क्वेश्चन के बाद में आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए देता हूं ताकि क्वेश्चन का आंसर तो याद हो ही हो, साथ में वो रेफरेंस भी आपको मिल जाए, ताकि आपकी याददाश्त क्षमता जो है वो और भी बेहतर हो जाए। मेरा ये मकसद है कि मेरे जो विद्यार्थी हैं मैं उनको मन से पढ़ाता हूं और आप लोग एग्जाम के अंदर अच्छा आउटपुट दे पाओ, तभी तो ये स्क्रीनशॉट इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, नहीं तो सीधे हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो मेरी मेहनत है उसको आप लोग सराहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल, अनुपम श्रीकांत आपका आंसर ए ठीक है, बिल्कुल ए ही ठीक था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए, वार्ड समिति का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? आपको धारा बतानी है कि वार्ड समिति का गठन जो है वो किस धारा के तहत किया जाता है। जिन भी विद्यार्थियों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन आप लोग को दिख रहा होगा, बस उस पर जो है एक बार अंगुली घुमानी है और वो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। प्रतीक नागर कह रहे हैं कि बी है, शर्मा जी का बी आंसर आया है, बी मतलब धारा 52। क्या बात है, वार्ड समिति का गठन। अच्छा, फिर कह रहे हैं बत्तीलाल मीना 54, वैभव कह रहे हैं दूसरे का सी है 54, प्रतीक नागर, श्रीकांत जावा बीकानेर से हमारे पास में आंसर आ चुका है, कह रहे हैं कि बी है धारा 52। शिल्पा दादा, वेरी गुड, अब हुई ना बात, नगर पालिका में जरूरत पड़ने वाली है शिल्पा दादा की। सी कह रहे हैं कि धारा 54। शिल्पा दादा, सेलेक्ट होने के बाद नगर पालिका वालों को ध्यान रखना, कहीं जो है उनको ठोक ठाक मत देना, है ना, आराम से, है ना, धैर्य के साथ काम करना। बिल्कुल, धारा 54 जो है, धारा 54 वो वार्ड समिति के गठन का प्रावधान करती है। देखिए क्या कहती है वार्ड समिति, धारा 54 के अंदर वार्ड समिति का गठन का प्रावधान है, जनसंख्या अगर 3 लाख से अधिक है तो वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। सदस्य विशेष ज्ञान व अनुभव वाले सदस्य अधिकतम 5 हो सकते हैं, जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक जो है होनी चाहिए, 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। केवल यहां पर धारा पूछी गई है। हमने कल यहां से क्वेश्चन बनाया था, हम जो है यहां से भी क्वेश्चन बना चुके हैं, हम जो है अगला क्वेश्चन यहां से बनाएंगे,
गलत कह रहा हूं क्या? हम जो है अगला क्वेश्चन यहां से बनाएंगे, ठीक है। चलिए, जिन्होंने सुन लिया वो सुन लिया, ठीक है। आगे मैं नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन बनाने के लिए फिर मेरे पास भी स्कोप रहना चाहिए। आप लोग देख लीजिए कि देखिए यहां पर गण पूर्ति लिखा हुआ है कि वार्ड समिति की गण पूर्ति कितनी है? अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, सॉरी, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य। तो ये 3 सदस्य किसमें से हैं? इन 5 में से। तो 5 का 50% प्लस 1। ओके, आगे देखिए, कार्य संचालन और वार्ड समिति का उल्लेख कौन सी धाराओं में है? बिल्कुल श्रीकांत, धारा 54। नेहा वर्मा, सी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। कल्पना महिला, धीरज सोधा, सी आपका ठीक था। शिल्पा दादा, ये दादा है या दादा? वाकई में दादा ही वाला है, बॉडी बिल्डर वाला दादा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्य संचालन और वार्ड समिति का उल्लेख कौन सी धाराओं में किया गया है? कार्य संचालन और वार्ड समिति का उल्लेख कौन सी धाराओं के अंदर? क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, है ना, क्योंकि 40 क्वेश्चन उसको पूछने हैं। तो 40 क्वेश्चन में से लगभग 12 क्वेश्चन उसके जो आएंगे, 12 से 13 क्वेश्चन वो आएंगे योजनाओं में से। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उसके 38 क्वेश्चन वो आपको अधिनियम, नियम, इनमें से वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ए आप लोग कह रहे हैं कि सर कल्पना महिला, ए आपका आंसर है 51 से 66 तक। श्रीकांत जावा कह रहे हैं 51 से 66। कल्पना, भरत मीणा कहां गया आज? भरत मीणा का आंसर ही नहीं आ रहा है। भरत आपका आंसर नहीं आ रहा है। अनुपम श्रीकांत का ए आंसर है, वेरी गुड। पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं हमारे साथ में सारे। धारा 51 से लेकर 66 तक जो है वो वार्ड समिति का, यानी कि कार्य संचालन और वार्ड समिति का उल्लेख है। देखिए रेफरेंस क्या है? कार्य संचालन वार्ड समिति, धारा 51 से लेकर 66 तक, ठीक है। धारा 51 क्या कहती है? नगर पालिका बैठक के बारे में उपबंध, बहुत है, अध्याय 3 के अंदर है। तो रेफरेंस आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग उसको बेहतर ढंग से याद कर पाओ, क्योंकि विद्यार्थी आखिरकार मेरे हैं और मैं अपने विद्यार्थियों को फेल होता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने सिविल सर्विसेज के कई सारे इंटरव्यू दिए, आरएस के इंटरव्यू दिए, आईएएस के इंटरव्यू दिए, लेकिन उनका नहीं हो पाया। अभी वर्तमान में वो प्रोफेसर हैं, है ना, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, लेकिन वो अपना सपना जो है वो अपनी बेटी के अंदर देखते हैं। वो अपना सपना वो अपनी बेटी के अंदर देखते हैं। वही सपना जो है मैं आप लोगों के साथ में देख सकता हूं क्या? बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या उस व्यक्ति ने जो अपना सपना अपनी बेटी के अंदर देखा है, वही सपना क्या मैं आपके अंदर देख सकता हूं क्या? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बताइए यस कीजिए। शर्मा, अनुपम श्रीकांत, धीरज सोधा, बजरंगलाल मीणा, कल्पना चौधरी, ए आपका आंसर है ना। पिछले वाले का बिल्कुल ए ही था। नगर पालिका सीमाओं के बाहर वह यानी कि वह लिखा हुआ है, वह नहीं है ये लिखा हुआ है वह ये लिखा हुआ है वह, यानी कि एक्सपेंडिचर करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राज्य सरकार या राज्य वित्त आयोग? क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए और आंसर कीजिए। नेहा वर्मा, यस सर। धीरज सोदा का यस आंसर आया है। बजरंगलाल मीणा का आया यस सर। तो फिर आप लोग मेरी महत्वाकांक्षा को समझिएगा और जो मेहनत मैं आप लोगों पे करूं उसको आप लोग जाया मत जाने दीजिएगा, ठीक है। या तो मेहनत करना ही मत, या तो एनरोल होइगा ही मत, मेरे साथ में एंगेज ही मत होना। अगर एंगेज हो जाते हैं तो फिर लक्ष्य जब तक मिल ना जाए तब तक छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप में से कई पुराने विद्यार्थी हैं जो कि मुझे सुन रहे होंगे, अभी तक भी मैंने जो है उनका साथ नहीं छोड़ा है। आज भी उनका फोन आता है कि सर ये काम मैं ऐसे कर रहा हूं, मगर फिर ठीक है इस काम को ऐसे कीजिए। उनमें से एक विद्यार्थी जो है वो अभी सीएजी यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है उनके ऑफिस के अंदर एक ऑडिटर लगा हुआ है, यूपीपीसीएस के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं जो है उनको सेट करवा दिया है, तैयारी करवा के, ठीक है। चलिए सी आप लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार, बिल्कुल वेरी गुड, सी ही जो है ये करेक्ट आंसर है। क्या रेफरेंस है? देखिए व्यय की अनुमति कौन देता है? राज्य सरकार। कौन सी धारा में लिखा हुआ है? धारा 83 के अंदर लिखा हुआ है कि नगर पालिका सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति जो है उसकी अनुमति कौन देता है? राज्य सरकार अनुमति देती है। और कहां से? नगर पालिका निधि से। और नगर पालिका निधि का उल्लेख कहां पर किया गया है? धारा 79 के अंदर जो है इसका उल्लेख किया गया है। और जो नगर पालिका की सीमाओं के बाहर खर्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है? भौतिक संसाधनों का सृजन करना और संसाधनों का रख रखाव।
एक क्वेश्चन के साथ में कितना सारा आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, वैभव आर्ट, अनुपम श्रीकांत, बिल्कुल मेरा सहयोग जो है वो आप लोगों के साथ में हमेशा रहेगा। ठीक है, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति किस में निहित है? नगर पालिका में, राज्य सरकार में, राज्य वित्त आयोग में, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी में? बजट अनुदान में परिवर्तित करने की शक्ति, वेरी गुड। बजट जो है उसके अनुदान के अंदर, अब देखिए वैसे तो क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ढंग से पढ़ेंगे तो मिलेगा आंसर। बताइए, बहुत बढ़िया, शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गुरु और माँ पापा यह जो अपने सपनों को आगे बढ़ाता है हुआ देखना चाहते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपका यह सपना पूरा करने की। मैं जो है वो आपके पीछे बहुत मेहनत करने वाला हूं, शायद आप लोगों को ये पता नहीं है, आप में से बहुत कम विद्यार्थी ऐसे जानते होंगे जो मेरी पर्सनल जो लाइफ है, वाइफ से नहीं, पर्सनल लाइफ से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, है ना। मेरी कार्य क्षमता जो है उससे आप लोगों में से कई विद्यार्थी जो है वो अच्छे से वाकिफ होंगे। ठीक है, सी आप लोग कह रहे हैं कि राज्य वित्त आयोग, फंस गए यहां पर, है ना, फंस गए, इसमें फंस गए। बजरंग लाल मीणा का बी आंसर है। श्रीकांत जावा, नगर पालिका के पास, वेरी गुड, क्या बात है, बीकानेर से बहुत अच्छा आंसर आया है। तो बीकानेर की करणी माता जो है उनको चरण स्पर्श कहिएगा, और वहां पर जो है आप लोग बिल्कुल सही आंसर पर पहुंच चुके हैं। नगर पालिका के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति का उल्लेख है धारा 89 के अंदर, और यह शक्ति किसमें निहित है? नगर पालिका के पास, बजट अनुदान में परिवर्तित करने की। ठीक है, तो ये जो है धारा 89 यहां से क्लियर होती है आपकी धारा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, नगर पालिका राजस्व का उल्लेख किस धारा से शुरू होता है? नगर पालिका राजस्व का उल्लेख एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, नगर पालिका राजस्व, ये जो है आप किस धारा से पढ़ना शुरू करते हैं ये बताना है आपको। इजी है ना क्वेश्चन, बताइए आंसर। मीरा कुमारी, बिल्कुल मीरा कुमारी, बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल नगर पालिका। नेहा वर्मा, ठीक है आपका। बजरंग लाल मीणा, बी नहीं ए होगा। शिल्पा दादा, सी नहीं ए होगा। श्रीकांत, बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा आंसर जो है वो आया। कल्पना चौधरी 101, ठीक है। नेहा वर्मा का बी 101, क्या बात है। अच्छा, नेहा वर्मा वही है क्या, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो कि अभी एलडीसी लगी हुई है, आई थिंक टोंक के अंदर जो है पोस्टिंग है। नेहा वर्मा वही हैं या कोई और हैं? ठीक है, बी बी आपका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। धारा 101 जो है वहां से लगाकर धारा 140 तक नगर पालिका राजस्व का उल्लेख है। 101 से 140 तक नगर पालिका राजस्व का उल्लेख है, और इसमें लिखा हुआ है धारा 101 के अंदर कि नगर पालिका का आंतरिक राजस्व कहां-कहां से प्राप्त होगा, ये बातें जो है वो वहां पर लिखी हुई हैं। तो धारा 101 से 140। आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन, नगर पालिका के करों को वसूल करने का कर्तव्य किसका है? नगर पालिका के जो कर्तव्य कर हैं, टैक्स हैं, उनको वसूल कौन करेगा? नेहा वर्मा, अच्छा जी सर वही हूं, वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की है नेहा वर्मा, बहुत लेबरियस है, मेहनत है ना, बहुत बढ़िया है। ठीक है, नेहा कह रही है हाँ सर मैं वही हूं, है ना। बहुत दिन हो गए थे आपसे बातचीत किए हुए, आप आज कमेंट सेक्शन में जो है आप चुपके से जो है आपने एंट्री मारी है। ठीक है, चलिए। श्रीकांत जावा कह रहे हैं कि ए है, बत्तीलाल मीणा ए है, श्रीकांत जावा ए आप लोग का आंसर है। कह रहे हैं कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका के करों को वसूल करने का कर्तव्य किसका है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कर निर्धारक अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, जिलाधीश। बिल्कुल ए ही करेक्ट आंसर होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वही करों का वसूल करता है। तो धारा 127 में लिखा हुआ है करों को वसूल करने का कर्तव्य, अधिकार जो है वो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास में। धारा है 102 103 के अधीन। 102 क्या है? 102 में है बाध्यकारी कर, और 103 में है अन्य कर। ठीक है, चलिए। तो करों को वसूल कौन करता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कर का निर्धारण कौन करता है? कर निर्धारक अधिकारी। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कर निर्धारक अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इसको। 8वां देखिए, मास्टर विकास योजना का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। लाइव क्लास नहीं ले पाती हूं, कोई बात नहीं, जब भी आपको समय मिले आप देख लिया करो,
मैंने समझ लिया था आपका कमेंट, ना उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है ना, मैंने समझ लिया लाइव क्लास नहीं ले पाती हूं, है ना, तो पी गायब हो गया था। ठीक है गुरुदेव, मैंने भी अभी आगे वाली कला से पढ़ी नहीं। अच्छा ठीक है, कल्पना महिला ए आपका आंसर है, एसएस मीना, धीरज सोधा, कल्पना चौधरी, वैभव आर्ट, बजरंग लाल मीना, श्रीकांत जावा, बत्तीलाल मीना, वेरी गुड। आंसर आने दो भाई, एसएस मीना का आंसर आया ए 152। जब पहले वाले के लिए था वो, है ना, पहले वाले के लिए था शायद, है ना। श्रीकांत जावा आपका है 159, बत्तीलाल मीना का है 159, वैभव आर्ट का है सी, ठीक है, अनुपम श्रीकांत का है सी, प्रमोद सैनी का है 159। प्रमोद सैनी कहां रह गए थे, है ना, कहां रह गए थे भाई, 10 बजे वाली क्लास, 10 बजे 10 मिनट 10 प्रश्न, ठीक है। अच्छा नोट्स बनाए हैं, वेरी गुड नेहा वर्मा। रुकना नहीं है कभी जिंदगी के अंदर, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, रुका हुआ पानी भी जो है वो खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसलिए हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना है। जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, कोई भी चैलेंजेस आए, रुकना नहीं कभी जिंदगी के अंदर, हमेशा आगे की ओर देखना है। हमेशा दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए सूरज को नमस्कार करती है, कभी उसकी जय जयकार नहीं करती, लेकिन जब सूरज उगता है तो फिर उसकी जय जयकार की जाती है, उसको पूजा जाता है। वैसे इंसान जो है, जो इंसान आगे बढ़ता है अपने जीवन के अंदर, हमेशा सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसके पीछे पीछे अनुसरण उसका किया जाता है। देखिए तो मास्टर विकास योजना धारा 159 के अंतर्गत उल्लेखित है। मास्टर विकास योजना, इसका उद्देश्य क्या है, नगर पालिका के विकासशील क्षेत्र की आवश्यकताओं का हित साधने के लिए लोक उपयोगी संसाधनों को उपलब्ध करवाना, जैसे आवास, संचार, यातायात, अन्य सभी प्रकार की सेवाएं। ठीक है, यहां पर इसको हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए मास्टर विकास योजना लागू करने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बताइए। सर मैंने अभी 60 धारा ही याद की है, कोई बात नहीं, 60 धारा याद कर ली ना। परसों जो है आपका 9 अक्टूबर को टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। ऐप प्ले स्टोर से आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, 9 अक्टूबर वाले टेस्ट के अंदर एनरोल हो जाइए। वहां पर और भी टेस्ट है, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा देखिए राजस्थान हिस्ट्री का उसके अंदर कोर्स थोड़ा सा आपको जो है वो 99 रुपीज का रखा गया है, क्योंकि उसके अंदर 35 टॉपिक कवर हो रहे हैं, 35 टॉपिक कवर हो रहे हैं और एक के अंदर 50 क्वेश्चन लगभग आपको मिलेंगे। तो 35 में लगभग आप मान के चल सकते हैं 1800 क्वेश्चन आपको 99 रुपीज में मिल रहे हैं। तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि 1800 क्वेश्चन को टाइप कराने की कॉस्ट ही जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव रखा गया है। आप लोग उन जो कोर्स हैं, जो भी आपके मनपसंद कोर्स हैं, उनमें जरूर एनरोल हो जाइए, प्रैक्टिस कीजिए जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। तो 9 अक्टूबर को आपको टेस्ट में उपस्थित रहना है। ए आप लोग कह रहे हैं कि बोला सर 1 लाख है, धीरज सोदा कह रहे हैं कि 3 लाख है, श्रीकांत जावा 1 लाख, बजरंग कह रहे हैं कि ए है, अनुपम श्रीकांत 20 साल के लिए लागू होती है। अरे क्या बात है ना, अनुपम श्रीकांत ने कहा कि 20 साल की लागू होती है। मुझे लगा कि यार कहीं वो इससे अगले वाला क्वेश्चन तो नहीं निकल गया है। देखिए अनुपम श्रीकांत, यहां पर तो 1 लाख जो है आंसर हो जाएगा, और यहां पर लिखा हुआ है 1 लाख, और अगला क्वेश्चन क्या है अनुपम श्रीकांत, मास्टर विकास योजना कितने वर्षों के लिए लागू की जाती है, ये लो अगला क्वेश्चन। मैं बड़ा जो है वो सरप्राइज हुआ कि अनुपम श्रीकांत जो है उन्होंने कहा कि 20 वर्षों के लिए लागू होती है, और अगला क्वेश्चन यही है। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि यार कहीं 10वां क्वेश्चन तो सामने नहीं आ गया, लेकिन वो 9वां ही था। क्या बात है, मतलब आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बड़ी जबरदस्त है। अनुपम श्रीकांत वेरी गुड। श्रीकांत जावा 20, कल्पना महिला डी डी डी, बिल्कुल नेहा वर्मा डी है, बिल्कुल डी ही है। अनुपम श्रीकांत के मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं, देखिए क्या कमेंट आता है। धीरज सोधा, बजरंग लाल मीना ठीक है, बत्तीलाल मीना आपका भी ठीक है, सबका डी ठीक है, बहुत अच्छा। अनुपम श्रीकांत का कोई कमेंट नहीं आया है, बिल्कुल डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 20 वर्ष के लिए जो है वो लागू की जाती है। तो मास्टर विकास योजना 20 वर्ष के लिए होती है, निष्पादन योजना 5 वर्ष के लिए, वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना 1 वर्ष के लिए, और कानून द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाएं जो हैं, ठीक है, ये लागू होती हैं। चलिए सेशन आज के लिए इतना ही था।